वो सब पास होके क्वार्टर 4 में पहुंचे। आमीन और आमीन। जी जी इंशाल्लाह हम सब मतलब आगे बढ़े साथ। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात होगी। पार्टिसिपेंट्स की तादाद बहुत कम होती जा रही है। वो उसने रिएक्ट ने जो है ना वो है ऐसा रिएक्शन किया कि उसके बाद तबीयत लोगों की खराब होनी शुरू हो गई। सर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं ना होते उसमें, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जिस तरह अभी नहीं कॉन्सेप्ट उसको पता लगा जो है ना उसको समझने के कि करना कैसे काम है। नहीं उसकी मैं ये समझता हूँ कि शायद वो बहुत जल्दी में जो है ना उन्होंने इसको कंप्लीट कराया है। अगर इन्हीं 4 सेशंस को थोड़ा थोड़ा करके लेके चलते हैं ना, 4 या 5 सेशंस को, तो ये सबकी समझ में आ जाता। मैं ये देख रहा हूँ शायद चंद एक के अलावा शायद किसी की भी समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है इसमें। बट अपने तौर पर अगर जैसे मैंने या आपने या किसी और ने अगर इधर उधर की वीडियोस देख के सीखा तो फिर क्लास का ऑब्जेक्टिव तो खत्म हो गया ना, वो क्लास वाली बात तो बनी नहीं। टाइम बहुत ज्यादा जाया होता है ना खुद पढ़ने में ना। अकेला बंदा जिस टाइम देख रहा होता है तो उसे बहुत सारी हाँ चीजों को हाँ, फिर देखना पड़ता है, तब जाके कुछ समझ आती है थोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तारिक भाई अभी आए नहीं है। तारिक भाई आ जाते तो फिर हम उनसे कहते कि भाई खवातीन के हवाले करें। तो उनका मशवरा था कि जी खवातीन लीड लें आज। खवातीन तो आ गई हैं। फातिमा है, शमसा है, ऐमन है, और एक और थी, कौन कहाँ चली गई? फातिमा, शमसा, ऐमन, एक और थी, तो कहाँ चली गई? एक एमन है ना हमारे पास, एमन बाजी। जी 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 माशाल्लाह, ये बड़ी जबरदस्त बैक बेंचर है ये। फ्रंट पे आके जो है ना कहती हैं कि मैं बैक बेंचर हूँ। जी उनका वो है, सही 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 कह रहे हैं। मेरे कसरे नफसी से काम लेती है। नहीं, असल में जिस तरह के वो सवालात करती है उससे हमारी वाकई वैसे अच्छे सवालात करती है, चाहे कुछ भी है, लेकिन ये कि हमारे लिए काफी वो सूदमंद होते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, तो हमारे चलो जी माशाल्लाह आसिम भी आ गए। हाँ, वेलकम आसिम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी मेरे ख्याल में उनकी ऑडियो कनेक्ट नहीं हुई है। अच्छा, अहमद भाई को देखते हैं, अहमद भाई आ जाए। कह दे, उसको मैंने फॉलो किया, जिसमें मैंने वीडियो 11, 12, 13 तो खैर वो सर की दूसरे हवाले से थी, और 14 तक जब मैं आया तो जो मैंने कोडिंग की ना उसकी 13 और 11 और 12 क्लास, तो चलो ठीक है, जहाँ पर कनेक्टिविटी कर रहे थे सही थी, लेकिन जैसे ही कॉन्टेक्स्ट पे आए ना वो नहीं कर पा रहा था। कॉन्टेक्स्ट में से बिल्कुल नहीं कर रहे, ठीक क्योंकि है। क्लास को भी मैं फॉलो कर रहा हूँ एज इट इज, लेकिन ये कि एक पता नहीं क्या चक्कर है कि जिसके ना होने की वजह से फिर वो काफी टाइम देना पड़ रहा है, फिर भी नहीं हो पा रहा मुझसे वो। हमें कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये दो तरह के चल रहे हैं, एक तो कंज्यूमर के तौर पे और एक यूज कॉन्टेक्स्ट। ये थोड़ा सा जो है गड़बड़ कर देते हैं, हालांकि दोनों सेपरेट हैं, हम इनको मिक्स कर देते हैं कि शायद एक ही चीज है। इरफान भाई, ये शायद ये कंज्यूमर का पार्ट था, वो क्लासेस में यूज होता था, अभी उसका यूज नहीं है, अभी सिर्फ प्रोवाइडर है। नहीं, ये प्रोवाइडर से क्लासेस में भी यूज होता है और फंक्शन में भी यूज होता है, दोनों में यूज होता है। हाँ, उसको यूज ना करें तो बेहतर है। कंज्यूमर से फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे शायद। कंज्यूमर से ज्यादा कंफ्यूज हुआ ही मैं इसी हाँ। वजह से था कि कंज्यूमर को किस तरह चलाना है इसको। वो तो समझ ही नहीं आती उसकी बिल्कुल भी। चलें जी।
इसमें प्रॉपर कोर्स आउटलाइन भी नहीं दी कि चलो उसको हम फॉलो कर लें। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ना तो प्रॉपर कोर्स आउटलाइन थी और थोड़ी उजलत में पढ़ाया गया, और जो पढ़ाया गया उसमें भी थोड़ी सी कंजूसी की गई, मतलब एक्सपेंड नहीं किया गया। जैसे उन्होंने ये वो बनाया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके, और एक्शन और स्टेट का फंक्शन बनाया, ये मैंने पहली दफा देखा था। तो एक्सप्लेनेशन थोड़ी हो जाती है ना चीज की, तो खुद ज्यादा समझ आती है। अभी इतने दिनों के बाद एक्सप्रेस ट्रैकर मैंने आज खत्म किया है। इसमें मतलब मेरी अपनी ये भी ऑब्जर्वेशन, ज़ाहिर है सब लोग हम सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे कि बेसिकली वो सिखा कम रहे थे, वो ऐप बना रहे थे। सही फरमा रहे हैं आप, सही कह रहे हैं मंसूर भाई, ऐसा ही कुछ था। ठीक है ना, मतलब जबकि उनको देखना ये चाहिए था कि भाई हम उनके स्टूडेंट हैं, शुरू से वो हमें देख रहे हैं ना कि भाई हम लोग अभी किस लेवल से आए हैं, और हम सॉलिडिटी पढ़ते पढ़ते अचानक हम रिएक्ट पे आए। हाँ, और रिएक्ट कुछ ऐसी चीज थी जिससे शायद ही मेजॉरिटी ऑफ द क्लास जो है ना उससे वाकिफ नहीं थी। हाँ, तो इसलिए हमारे इसलिए रेस करना ये चाहिए था कि उसका जो एक एक कंपोनेंट जो ना, जी जी मतलब एक एक कंपोनेंट को सेपरेटली लेके चलना चाहिए था। जैसे अगर मैं फर्स्ट सिंप्लीफाइड करूं इस बात को कि भाई आपने वेब थ्री कैसे लोड करना है, ठीक है ना। सही। वेब थ्री को आपने लोड किया, और वेब थ्री को अब आपने आगे कहाँ कहाँ दूसरे कंपोनेंट्स में कैसे यूज करना है, पहले एक्सक्लूसिवली वेब थ्री पे काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप बिल्कुल कहते, इसके बाद आपको नेक्स्ट की करना चाहिए था कि हमने कॉन्ट्रैक्ट से डेटा रीड कैसे करना है और उसको डिस्प्ले कैसे कराना है। एक रीड करना है और फिर डिस्प्ले कराना है, दो चीजें होगी ना ये। तो ये कैसे करना है, फिर उसके बाद आपने ट्रांजैक्शन कैसे करनी है, फिर उसके बाद होना चाहिए था कि इस ट्रांजैक्शन, अब ट्रांजैक्शन के डेटा को कैसे लेना है, एक तो बैलेंसेस को कैसे लेना है, फिर ट्रांजैक्शन के डेटा को कैसे लेना है, और हाँ फिर उसको ग्लोबली अवेलेबल करना है, तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट यूज करना है, क्या यूज करना है, वो ये स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं ना। तो हम सब मेरे ख्याल में एक हफ्ता पहले, डेढ़ हफ्ता पहले हम सब बहुत कंफर्टेबल होते हैं। मैं भी फील ये कर रहा हूँ कि मैं तो कंफर्टेबल नहीं हूँ। यही सूरत हाल है। हमारा बिल्कुल भी यही हाल है सीधी जी। यही हाल है। तो कैच किया है, मतलब आइडिया ग्रेस्प नहीं हुआ उसको, बस समझ लिया है क्या थोड़ा थोड़ा कैसी चीजें हो रही। क्योंकि एक दिन में देखे ना, यूज स्टेट हो गया आपका, यूज रजिस्टर हो गया, उसके साथ कॉन्टेक्स्ट एपीआई हो गया, यूज कॉन्टेक्स्ट हो गया, एक ही मतलब क्लास में ये सारी चीजें हो गई, और कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं वो भी हो गया। तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गए लोग। अच्छा, इसमें जो है ना हमारे कासिम भाई जो है ना अभी थोड़ा सा हेडफोन के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी कुछ पता नहीं है अभी क्या सूरत है आसिम भाई की। आसिम भाई ने जो है ना पकड़ लिया सब, हम सब पीछे रह गए, आसिम भाई ने जो है ना इसको पकड़ लिया है। हालांकि हमारी तो रेस्क्यू सर्विस भी बैठ गई। हमारी रेस्क्यू सर्विस भी जो है ना वो भी वो भी बिजी रही बैठ है। गए। हाँ बिल्कुल। अहमद अहमद भाई भी, उनकी मसरूफियात काफी रही, तारिक भाई की भी मसरूफियात काफी रही। जी जी मैं भी बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन में रहा, सही। तो मैं भी बहुत ज्यादा इस पे कोई काम नहीं कर सका, मतलब ना पढ़ सका, ना प्रैक्टिस कर सका, ना कुछ। और फिर क्लास में जो हुआ वो और कमाल हो गया। सो तो मेरी और ये मैंने आमिर पिंगर साहब की जो है वो रिएक्ट की फाइल भी खोल ली है, करके हम ओके पहले तो करते हैं स्क्रीन शेयर। अच्छा जी, जल्दी शेयर होगी। अच्छा, ये तो है वो आमिर पिंगर साहब जो है उनकी
फाइल और हम पहले ये गिटहब पे तो पूरी बुक है, बुक तो हम कवर नहीं कर सकते इसमें। स्ट्रिक्ट मोड, पहले मैं ख्याल बुक को देख लेते हैं, ये जो आमिर पिंगर साहब की जो बुक है इसको, क्या ख्याल है, इस प्रेजेंटेशन को देख लेते हैं। भाई तो माइक अभी तक सेट नहीं हो पाया। अच्छा जी, इस पे आ जाते हैं। इसमें मेरा थोड़ा तेज चलना पड़ेगा क्योंकि मेरे तक 193 के करीब स्लाइड्स हैं। हाँ, इसमें 193 स्लाइड्स हैं और इसमें हम जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर रहेंगे। अच्छा एक चीज मैं, अच्छा एक मिनट में रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं ताकि फिर हम डिस्कशन कर सकें। Recording in progress. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और ये आज हमारा सेशन है क्विज की प्रिपरेशन के हवाले से, और इसके अंदर हम जो लिंक्स हमारे टीचर्स ने शेयर किए हैं एज कोर्स आउटलाइन फॉर द क्विज, उसको हम जरा डिस्कस करेंगे और इसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम समझने और दूसरे के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्विज के हवाले से जनरली एक मेरी ऑब्जर्वेशन जो है वो पहले क्विज यानी Q1 के जो क्विज पहले क्विज से लेकर आज तक की है कि क्विज के अंदर एक सब्जेक्ट का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट भी आ जाता है सवाल के तौर पे, और उस लेवल का भी आता है जो कि शायद बुक्स में भी नहीं होता। तो ये जो है वो चैलेंजिंग सिचुएशन है। तो इसमें हम बहुत सारे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स उनको इग्नोर नहीं कर सकते। और बाज़ औक़ात जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें लग रहा होता है कि शायद ये कोई ऐसा क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। जैसे मिसाल के तौर पे ये रिएक्ट जो है वो फेसबुक ने रिलीज किया था या यूट्यूब ने रिलीज किया था, किसने किया था, तो ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन भी हो सकता है। और इवन ये ईयर भी आ सकता है कि जी किस ईयर में रिलीज हुआ था, तो ये 2013 बाय फेसबुक। और रिएक्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है और प्रिंसिपली ये यूज होती है एज ए सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, ये और ठीक है, ये इसके ऊपर भी बात आ सकती है कि ये जो MVC मॉडल है ये क्या चीज़ है। ये तो मॉडल व्यू कंट्रोलर, ये इसके ऊपर भी सवाल आ सकता है। और अब ये देखें कि रिएक्ट ओनली enables you to render components as variable elements in the browser। प्रिंसिपली रिएक्ट जो है वो सिर्फ एक यूआई है जिससे कि आप अपनी एप्लीकेशन को डेटा उसको फीड करते हैं और वहां से डेटा को रेंडर करवा लेते हैं उसको अपने ब्राउजर के ऊपर। तो ये यहाँ पे मतलब आपकी हेल्प करता है ये रिएक्ट काइंड ऑफ मिडिलवेयर तो नहीं कह सकते, एक लेयर के तौर पे काम करता है। अच्छा जी, सिंगल पेज एप्लीकेशन की खास बात क्या है कि वो आप कोई भी चेंज आता है तो बाकी पेज सेम रहता है, वो सिर्फ चेंज को जो है वो अपडेट करता है। वो जो वर्चुअल डॉम में जाके पहले इसको उस चेंज को अपडेट करता है और फिर वर्चुअल डॉम से फिर रियल डॉम पे ले जाता है वो, ये इसकी खास बात है। ठीक है, वाई रिएक्ट
एक सवाल इस पे भी हो सकता है ये वाला कि ये कौन सा मॉडल है, कंपोजिशनल मॉडल है या कौन सा मॉडल है, डेक्लरेटिव है या इंपैरेटिव है, ये भी सवाल इस पे बन सकता है। और इसकी एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो है, वन वे डेटा फ्लो होता है इसके अंदर। ये सवाल इस पे आ सकता है। ठीक है, कॉम्पोजिशन का मॉडल ये है कि आपको जो छोटे छोटे फंक्शंस हैं उसको यूज करके आप बड़े फंक्शंस बना सकते हैं। यानी छोटे फंक्शन को एक बड़े फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, फिर बड़े फंक्शन को अलग कहीं और यूज करके उसको आप रेंडर करवा सकते हैं। ये इसके अंदर इस कंपोजिशनल मॉडल की ये बात है इसकी। एक सिंपल फंक्शंस है और उनका कॉम्बिनेशन। जी जी बिल्कुल, प्लीज इसमें मैं क्योंकि बहुत एक्सपर्ट, बहुत नहीं, बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो इसलिए हमारे जो भी साथी फील करें कि इसमें ज्यादा बेहतर तरीके से उसको बात कर सकते हैं, जरूर शेयर कर दें। नहीं, ये सवाल है अमन भाई बाजी की तरफ से, यूनि डायमेंशनल से क्या सवाल था उनका, यूनि डायरेक्शनल का। वन वे जो स्लाइड्स में आगे आ रहा है उसमें चेक कर लेना, आगे आएगा ना फिर उसमें डिस्कस कर। वेरी गुड। ठीक है, इसमें सिंपल फंक्शंस है और फिर हम उसके कॉम्बिनेशन से फिर हम दूसरे फंक्शंस बनाते हैं। ये इसके अंदर ही कंपोजिशनल मॉडल की बात हो गई। और जैसे ये एक एग्जांपल है, इसी तरह ये दूसरा फंक्शन है और इसको एक ही फंक्शन के अंदर फिर दो फंक्शंस को डाल दिए, तो ये कंपोजिशन को रेफर कर रहा है ये। ठीक है, ये उसकी एक और एग्जांपल है। तो ये दो अलग अलग फंक्शंस हैं, उसको एक फंक्शन के अंदर मर्ज कर दिया। ये भी उसी के एग्जांपल्स हैं। ये हम थोड़ा सा इतना तो समझ चुके हैं कि हम कि किस तरह से हम ये इनको रेंडर कराते हैं एलिमेंट्स को। ये जैसे लैंडिंग पेज है, उस लैंडिंग पेज के अंदर फिर हम अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस इस तरह से हम उसको रेंडर करा लेते हैं। और डेक्लरेटिव नेचर, इसकी क्या खास बात है कि इसमें हमें हर स्टेप के ऊपर डेटा को उसको हमें फंक्शन देना होता है कि क्या करना है उसको। ठीक है, मेरे ख्याल में इसको हम इग्नोर कर देते हैं। यूनिडायरेक्शनल या आगे डेटा बाइंडिंग, इसके अंदर ये जरा कोई इसको समझाना चाहे तो जरा प्लीज। यही है कि अगर व्यू में कोई चेंज आती है तो मॉडल में भी चेंज आ जाएगी, इनको मॉडल सही अपडेट हो जाए। अगर है, मॉडल में कोई चेंज आती है तो व्यू में अपडेट हो जाएगी। इनको ठीक आपस में है, एक दूसरे से लिंक चलेंगे। ठीक है, ठीक है ना। मॉडल से बड़ा डेटा है। जी, डेटा मॉडल से मतलब एप्लीकेशन, बेसिकली एप्लीकेशन का मॉडल, एप्लीकेशन और डेटा जो है ना वो अच्छा, उससे बना रही है। ठीक है, इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन बताई गई है कि जब आप इसमें एप्लीकेशन जैसे जैसे बड़ी हो जाती है तो फिर उसमें ये प्रॉब्लम्स आते हैं, जो कि मैं पर्सनली अगर बात करूं तो प्रैक्टिकली मैं इसको फेस करता रहता हूं, क्योंकि हमारे जो ERPs हैं उनके अंदर वो क्योंकि रिएक्ट पे नहीं बने हुए, वो पुराने मॉडल्स पे बने हुए हैं, तो वो वहां पर ये अक्सर एरर्स जो है ना वो इसी वजह से आ रहे होते, टू वे डेटा बाइंडिंग की वजह से। इसमें सिर्फ एक चीज मैं थोड़ी सी ऐड कर दूं, जो मॉडल है MVC जो हमारा फ्रेमवर्क है कहलाता है, उसके अंदर मॉडल को आप डेटा और सॉरी
डेटा और उससे रिलेटेड जो कुछ लॉजिक होता है, कुछ आप उस पे कह लें कि वैलिडेशंस लगी होती हैं या कुछ, बट लूजली स्पीकिंग वो डेटा कंटेनर्स ही हैं आपके, और तो जो यूजुअली बाइंड हो जाते हैं व्यू के साथ। तो जैसे ये एरो भी दिखा रहा है कि चेंजेस टू, उसमें कोई अपडेट हुई मॉडल में तो वो व्यू पे डिपिक्ट हो जाएगी। और क्योंकि ये टू वे डेटा बाइंडिंग होती है, तो व्यू, अगर व्यू चेंज होगा तो वो मॉडल में भी वैल्यू अपडेट कर देगा। तो ये है टू वे बाइंडिंग के, मॉडल चेंज हुआ तो वो शो हो गई व्यू पे, और अगर व्यू पे चेंज हुआ तो वो शो हो गई मॉडल के अंदर। इसको यहाँ अगर रिएक्ट सपोर्ट नहीं करता इसको, ऐसा ही अहमद भाई, टू वे को? जी जी, यही कहा जा रहा है। सही। अच्छा जी, तो Unidirectional। यहाँ पे मतलब वो देखें टेक्निकली तो ये जिस तरह से यहाँ से व्यू से मॉडल से व्यू में जा रहा है, तो जा तो यहाँ पे भी ऐसे ही रहा है, लेकिन यहाँ पे यूजर इंटरेक्शन के बाद जा रहा है, प्रोबेबली ये रीजन है अहमद भाई। जी, मुझे तो कुछ यही समझ आ रही है, कोई यूजर इवेंट ट्रिगर हुआ है, सच एज टाइपिंग, क्लिकिंग, बिल्कुल। कोई ऐसी चीज, तो उसने क्या किया, उसने जाके मॉडल को अपडेट किया है, तो वो यूआई पे नजर आना शुरू हो गया। क्योंकि होता यही है, अगर हम गौर करें, थोड़ा रिकॉल करें, हम अपने जो कंपोनेंट्स के अंदर कंट्रोल्स वगैरह लगाते हैं, उनकी वैल्यू पे हम यूजुअली एक स्टेट वेरिएबल रख देते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो लेट से एज का है। अगर तो हम कहते हैं इसकी जो वैल्यू है इज इक्वल टू एज, या स्टेट डॉट एज, अगर हमने स्टेट के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो वो जब हम जब हम टाइप करते हैं, मैंने वहां पे 23 लिखा, तो जैसे ही मैं 2 लिखूंगा, होता क्या है कि वो वेरिएबल अपडेट होता है, उसके वेरिएबल अपडेट होने पे यूआई भी अपडेट हो जाती है। तो वो इस तरह के, मेरा ख्याल है कि मॉडल जाके अपडेट होता है, और वो शुरू में क्या होता है, जब मॉडल में जो वैल्यू होती है वो वहां डिस्प्ले हो जाती है, बाकी हम मॉडल को अपडेट करते रहते हैं, तो वो यूआई भी अपडेट होती जाती है। चलो ठीक है, इसको यहाँ रखते हैं। इसके बाद हम रिएक्ट सिंपली जावास्क्रिप्ट है, और अच्छा ये अहमद भाई, ये वाली बात मैंने जरा सा पढ़ा था, तो इसमें सरप्राइज हो रहा था कि वो जो स्मॉल लाइब्रेरी है, यहाँ पे ये स्मॉल का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करने की जरूरत पेश आ गई कि ये स्मॉल लाइब्रेरी है? हाँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी, यानी इवन आप एंगुलर को देख लें या नोड को देख लें, कहने को ये भी सारे जावास्क्रिप्ट बेस्ड हैं। तो लेकिन ये जिस तरह बैकएंड पे भी कोड, नोड है फॉर एग्जांपल, ये आपको यानी सर्वर साइड या बैकएंड प्रोवाइड करता है। हालांकि हमेशा से ये कहा जाता था कि जावास्क्रिप्ट जो है वो एक फ्रंट एंड लैंग्वेज है, या क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, ये कहा जाता था। तो लेकिन अब रिएक्ट ने उस चीज को सिंपल रखा, जैसे उसने एमवीसी कहा, उसने ये नहीं कहा कि मैं इसको बैकएंड की भी चीज दूंगा, उसने कहा सिर्फ व्यू है ये, आप व्यू पे रेंडर करें, चीजें करें। तो वो क्योंकि देखिए, फ्रेमवर्क, मेरा ख्याल है हमने पढ़ा था थोड़ा कि फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में, अब फ्रेमवर्क एक बड़ी चीज है, आई थिंक एंगुलर टाइप की चीजों को शायद फ्रेमवर्क कहा जा सकता है, लेकिन ये लाइब्रेरी है, ये सिंपल, आप इसको इंस्टॉल करने के बाद क्लाइंट साइड पे ही आप इसको यूज करते रहते हैं बस, और वो भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू। कुछ इसने अपनी चीजें दे दी हैं, लेकिन प्राइमरीली, जैसे हम ऊपर एग्जांपल, सॉरी, हेडिंग में यही लिखा है, रिएक्ट इज सिंपली जावास्क्रिप्ट। तो ठीक है, हमारे बहुत से काम कर देता है, लेकिन डीप डाउन अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट है, प्राइमरीली सिंगल पेज एप्लीकेशन है, जिसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपस में इंटरेक्ट करते हैं। मेरा ख्याल है अगर अगर कंसाइज सी डेफिनेशन देंगे तो शायद यही होगी, तो वो शायद इसलिए स्मॉल का वर्ड यूज किया गया है। और शायद ये कुछ सर्टेन एरियाज को, उनके फंक्शंस को, उनकी फंक्शनैलिटीज को सिंप्लीफाई करके मजीद सिंपल फंक्शंस में कन्वर्ट कर दिया गया है,
और वो हम लिमिटेड लेवल पे ही यूज कर सकते हैं, तो शायद इसलिए वो स्मॉल लाइब्रेरी को इन्होंने बात की है इसमें। जी मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसके अंदर ये भी सवाल के तौर पर बात आ सकती है कि कंपोनेंट्स जो है वो जावास्क्रिप्ट क्लास भी हो सकते हैं और फंक्शन भी हो सकते हैं, और हम मुख्तलिफ बुक्स या वो ट्यूटोरियल्स जब हम देख रहे थे तो उसमें क्लास बेस्ड ट्यूटोरियल्स भी थे और फंक्शन बेस्ड ट्यूटोरियल्स भी थे। तो ये भी एक सिंपल सा कोई क्वेश्चन बन के सामने आ सकता है। मतलब मेरा तो एतबार उठ गया तो इसके ऊपर से जिस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं इसी तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना। इन्वेंटर का नाम ये लिया। तो मैं इसमें जैसे अभी ये बात कि भाई एरो फंक्शन बहुत यूज हो रहे हैं, डॉट मैप यूज होता है, फिल्टर बहुत यूज हो रहा है, ये दिस इज व्हाट ये कह रहे हैं डॉम वर्सेस वर्चुअल डॉम। अच्छा, एक जगह पे कहीं पर रियल डॉम भी यूज हुआ है। रियल डॉम से मुराद ये कि जो कि एक्चुअली डिस्प्ले हो रहा है, और ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के जी ये किस तरह से वो चीजें प्रेजेंट करता है, और ये जब वेब पेज लोड होता है तो वो किस तरह से वो उसको डिस्प्ले कर रहा होता है। और रिएक्ट जो है वो वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है, और यानी जो भी चीजें सिर्फ अपडेट एक हो रही। सेकंड के लिए पिछली स्क्रीन करेंगे, पिछला स्लाइड सॉरी। जी जी। मैं कहा इसमें से भी कोई ढूंढ लें हमको क्विक सा क्वेश्चन। It is an object oriented representation of the web page. Scripting language such as can modify the document. ठीक है सर, प्लीज। ठीक है। हेलो, आइए, अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम। भाई वालेकुम अस्सलाम, मुबारक हो, मुबारक, आपका माइक चल पड़ा। चलिए चलिए। अच्छा नहीं जी, आपका इजाफा एमबीडी आपके माइक में आया है। हालांकि कल रात मैंने सही बंद किया है जब हमारा सेशन चल रहा था। जी जी चलिए चलिए कंटिन्यू करें फिर। ठीक है। अच्छा जी, तो ये वर्चुअल डॉम आया, वर्चुअल डॉम में फिर पहले वो जो डॉम होता है, इस डॉम का ही वो इमेज रखता है, और उसके बाद फिर वर्चुअल डॉम यानी जो चेंज आती है वो वर्चुअल डॉम में लेके जाता है, दोनों को कंपेयर करता है, और जो चेंज होती है फिर उसको अपडेट करके फिर उसको डिस्प्ले करता है। वो कहीं पर मैंने इसको रियल डॉम ये रहा, a process called reconciliation is used to sync real DOM with virtual DOM। यानी रियल डॉम ये उसको कह रहे हैं जो कि हम एक्चुअली देख रहे हैं स्क्रीन को, और वर्चुअल डॉम जो कि ये बैकएंड पे काम कर रहा है। ये तो पक्का सवाल है मंसूर भाई, पक्का? लिखिए आप। मैं लिख लूंगा। ठीक है, ठीक है जी। ये भी सवाल आ सकता है कि जी कि जो है वो रिएक्ट डॉम यूज करते हैं बेसिकली एज ए लाइब्रेरी अपडेट रीडॉम, और फिर उसको एक्चुअल डॉम पे। अच्छा, या रियल डॉम यूज हो रहा है तो ये एक्चुअल डॉम, ये भी खतरनाक बात है। मंसूर भाई अगर इसको ऐसे समझ ले जैसे डॉम की एक कॉपी बना लेता है अपने पास रिएक्ट, तो शायद ऐसा है, फिर उसको ऐसे अपडेट ही करता है, उसको वापस जाके फिर रियल डॉम पे अपडेट करता है, ऐसा ही। मतलब जो आपके पास अभी डॉम मौजूद है जो कि स्क्रीन पर आ रहा है, उसका इमेज वो वर्चुअल में रखता है, फिर पीछे से जब आप उसको जो वहां से मिल रहे होते हैं, डेटा आ रहा होता है, फिर उसको कंपेयर करता है, और जो चेंज होता है वो सिर्फ उस चेंज को अपडेट करता है, वो पूरे उस पेज को अपडेट नहीं करता, सिर्फ चेंज को अपडेट करता है। ठीक है, मतलब ये ब्यूटी ऑफ दिस। एक जी मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो पूरा पेज है, क्योंकि है तो सिंगल पेज, तो वो पूरा पेज की जो डॉम बनती है उसकी कॉपी वो वर्चुअल यानी रेंडर जो हमें नजर आ रहा होता है वो वर्चुअल डॉम नजर आ रही होती है कि रियल डॉम नजर आ रही होती है? वो रियल डॉम नजर आ रही होती है, जो मैं समझाऊं वो रियल डॉम नजर आ रही होती है, वर्चुअल डॉम वो पीछे मतलब रख रहा होता है, और शायद इसको यानी इसको वर्चुअल इमेज डॉम इज द सुपरसेट
वर्चुअल मेरे ख्याल में नजर आ रही होती है शायद, जिस तरह से नहीं देखा नहीं, जाए। वर्चुअल डॉम नहीं नजर आता, नहीं नहीं, वो जो मैंने पढ़ा तक, वर्चुअल डॉम बेसिकली वो पीछे रखता है। आपके पास रियल डॉम वो है जो कि हम देख रहे हैं, और वो वर्चुअल डॉम में जो भी चेंज आई वो ले जाके वर्चुअल डॉम में रखता है, वर्चुअल डॉम को फिर एक्चुअल डॉम से कंपेयर करता है, और उसमें जो भी चेंज होती है फिर उस सिर्फ उस चेंज को वो एक्चुअल डॉम में अपडेट कर देता है। उस ये एलिमेंट में उस एलिमेंट को चेंज अपडेट कर देता है। सही से। ठीक है ना, ये हो गया। देखिए ना, ये यहाँ पे भी जो आपको ना लास्ट ये जो पॉइंट है इसके अंदर, कि पहले वो रिएक्ट डॉम की जो लाइब्रेरी है वो पहले वर्चुअल डॉम को अपडेट करती है, फिर उसके बाद उसको एक्चुअल डॉम पे लेके जाती है। ठीक है, इससे तो यही, हाँ यही मेरा ख्याल है, आप ठीक कह रहे हैं कि वो एक्चुअल डॉम वो है जो हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो ठीक है जी अंशा, तो लेकिन वो आता वर्चुअल डॉम से ही है, और मतलब रिएक्ट डॉम जो है ना, वो रिएक्ट डॉम जो एप्लीकेशन जो रेंडर कर रही है वो रिएक्ट डॉम उसको उठाता है, हाँ लाइब्रेरी है वो ये लाइब्रेरी उसको वर्चुअल वी डॉम डॉम, को अपडेट वो, करती है, और फिर यहाँ से फिर वो एक्चुअल डॉम वो पे ले जाता एक्चुअल डॉम पे रेंडर हो जाता है। है। अब इसके जो एडवांटेजेस है वो ये वाले, कि भाई आप अगर फुल पेज आप मेमोरी में रखें या फिर फुल पेज को रेंडर करवाएं तो जाहिर है कि उसमें टाइम लगेगा, और अगर आप इसको सिर्फ अपडेट, मतलब उसको करते हैं जो सिर्फ सेगमेंट या एलिमेंट जिसको अपडेट करना है, तो वो जाहिर है कि फास्टर हो जाएगा। और हम तो उस जनरेशन में से हैं जिन्होंने 256K के कनेक्शन से शायद देखना शुरू किया था इंटरनेट को। तो मोडेम के कनेक्शन पे जो आवाजें आती थी वो आज भी याद है। वो वाली आवाज जो पहले तो 1-1.5 मिनट तक तो वो आवाजें सुनते थे, खुशी वाली आवाज। वो खुशी सही बात है। वो अक्सर तो लाइन बिजी मिलती थी, वो लाइन बिजी लाइन मिलती थी तो फिर ट्राई करते थे, फिर जब वो आवाज आती तो कहते लो अब मिलेगा अब कनेक्शन। मिलेगा। और जब हम पेज लोड करते थे ना तो फिर वो मतलब एक एक लाइन करके बाजू का, तो वो जब वो बिल्कुल स्लो कनेक्शन होता था, वो लगता था जैसे वो हाथ से बना रहा है वो तस्वीर। हैवी इमेजेस तो वो दम निकल जाता था उसका। सही बात तो है, बहरहाल तो ये चीज हो गई। अच्छा ये देखें, ये भी सेकंड पॉइंट जो इसका है कि रिएक्ट जो है पहले वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है जब एप्लीकेशन लॉन्च होती है, तो उसके बाद फिर उसको वो ब्राउजर पे लेके जाता है। तो ये मेमोरी इंटेंसिव हो गया ज्यादा काम। सीम्स सो। हम्म। ठीक है, वो सॉर्ट ऑफ एक शायद ट्रेड ऑफ है कि स्पीड के लिए आप थोड़ा मेमोरी ज्यादा चाहिए। अब आपने अगर जैसे मेमोरी को अपडेट करना है तो दैट विल बी फास्टर, जैसे इसमें लिखा है। जी जी जी। हाँ, मतलब कि इंस्टेंट क्या ग्राफिक्स को अपडेट करें पहले, ग्राफिक्स को अपडेट करने में करके यूआई में तो हम ग्राफिक्स देख रहे हैं ना, कि ग्राफिक्स जी को अपडेट करने के लिए आपको ग्राफिक मेमोरी ज्यादा चाहिए, तो वो उसके बजाय वो जो नॉर्मल रॉम है वो वहां पे जाके काम कर रहा है, और वहां से फिर आपको वो उधर डिस्प्ले करा रहा है। तो ये मतलब ट्रेड ऑफ, आपने सही कहा कि ये ट्रेड ऑफ है ये। अच्छा। तो ये वापस वही बात कि भाई अगर कोई ब्राउजर में कोई अपडेट करना है तो पहले वो उसमें, अच्छा ये एक नई चीज है कि रिएक्ट क्रिएट्स न्यू अपडेटेड वर्चुअल डॉम। तो वर्चुअल डॉम पूरा, इसका मतलब ये लग रहा है कि ये पूरा वर्चुअल डॉम नया बनाता है और फिर उसको कंपेयर करता है, रिकंसाइल करता है। ठीक है, लास्टली ओनली अपडेट्स द डिफरेंस ऑन टू ब्राउजर रियल डॉम। अच्छा जी, JSX, इस पे सवाल हो सकता है ये वाला, बिल्कुल प्राइमरी लेवल का, जी JSX क्या होती है। तो JSX स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट XML। ठीक है जी, मेरे ख्याल में इसको हम बाकी को स्किप करते हैं। JSX की एग्जाम्पल्स हो गई ये।
अच्छा, रिएक्ट को सेटअप करने के लिए पहले इसको ग्लोबली हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। मानस जी npm के साथ क्रिएट करने के लिए मेरे ख्याल में हम लोग अब तक कोई दर्जनों तो बना चुके होंगे npx के जरिए मुख्तलिफ पुराने नए करके। क्रिएट रिएक्ट ऐप, और ये ऐप का नाम आखिर में, ठीक है जी। ये इससे हम डायरेक्टली में चले गए और npm स्टार्ट से हम अपनी एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अब आगे बात हुई कंपोनेंट्स की, क्लास बेस्ड कंपोनेंट हो गए और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट हो गए। ये सवाल भी बुनियादी तौर पे आ सकता है। क्लास बेस्ड कंपोनेंट मेरे ख्याल में हम लोगों ने हमें नहीं कराएंगे, नहीं किया हमें नहीं कराएंगे ना क्लास बेस्ड कंपोनेंट। जी। और ये फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट हमें ये इस तरह कराएंगे हैं। और लेकिन इसकी जो आसान पहचान है, तो अगर हम देखना चाहें, यहाँ पर हमें इसे फंक्शन और माई कंपोनेंट के साथ, यानी ये जो फंक्शन नेम है, फंक्शन सॉरी कंपोनेंट नेम सॉरी फंक्शन नेम है ये, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्लास, फंक्शन नेम और एक्सटेंड और फिर रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, ये हमें पूरा ये इसका मिलता है ये इसमें। उसमें हमें रेंडर भी करना पड़ रहा है, उसमें रेंडर नहीं। और इसे हमें रेंडर भी करना पड़ रहा है, बिल्कुल रेंडर भी करना पड़ रहा है। उसमें यहाँ पर फ्यूचर हम में जो है ना है क्लास बेस्ड कंपोनेंट खत्म हो जाएंगे और फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट रहेंगे। तो रिएक्ट भी रिकमेंड कर रही है कि अंदर जो है ना आप फंक्शनल कंपोनेंट पे काम करें। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे हम रेंडर करा रहे हैं और यहाँ पर हम रिटर्न करा रहे हैं। अहमद भाई जरा सा इस पे जरा रोशनी डालिए। उसमें भी रिटर्न हो रहा है रेंडर के साथ, उसके बाद रिटर्न आ रहा है, ये रेंडर इसके साथ डल रहा है। नहीं, मैं जरा चाह रहा हूँ कि इस पे जरा रोशनी डाल दें अहमद भाई की रेंडर और रिटर्न के अंदर जो टेक्निकल डिफरेंस है वो क्या है। नहीं सर, इसमें जो है वो जैसे कह रहे हैं, मेरा ख्याल इरफान भाई कह रहे हैं कि ये रेंडर मेरा ख्याल एक फंक्शन है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम अगर थोड़ा और लैंग्वेजेस में देखें तो एक वो, या हमने सॉलिडिटी में भी इवन देखा कंस्ट्रक्टर होते हैं। तो ये तो कुछ उस तरह के, क्योंकि देखें इवेंचुअली रिटर्न तो वो कर रहा है कंपोनेंट को, कि वो रिटर्न के अंदर आपको बता रहा है कि जी ठीक है एक डिव और हेलो वर्ल्ड रिटर्न होगा। तो लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ या तो ये जो इसकी रूट सॉरी बेस क्लास है रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट की, जिसे ये एक्सटेंड कर रहा है, तो या तो ये उसकी कोई रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि मेरा बिल्कुल वैसे क्लास बेस्ड कंपोनेंट से कोई आमना सामना नहीं है। तो इसलिए मैं ज्यादा तो नहीं बता सकता, अंदाजा ही लगा रहा हूँ कि ये कुछ इसी तरह की चीज है कि ये शायद हम, क्योंकि देखें लेकिन ये आगे ब्रैकेट स्टार्ट हो जाती है, तो मुझे ये लगता है कि वो ये कह रहे हैं कि जब आपने रेंडर करना है, हाँ नहीं शायद इसका ये मतलब हो कि जब आपने रेंडर करना है तो उसका कोड ये है, ये चीज रेंडर करना है। तो वो वहां पे कुछ मेरा ख्याल है बिल्ट इन, यानी आप अगर एक मिनट नेक्स्ट अब उस पे जाइए स्लाइड पे, तो वहां पे हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, वो कुछ चीजें हिडन हो गई हैं कि ठीक है वो खुद ही रेंडर हो जाएगा उसके अंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता वो उसने वो रेंडर का मेथड भी हटा दिया कि जी रिटर्न जो हो रहा है वो रेंडर नहीं होगा ना, ऐसे करके। तो रेंडर है ना, ये जिस टाइम एप्लीकेशन लोड होती है या उस टाइम इसके अंदर जो डाला जाए, स्टेट्स वगैरह हैं इसके अंदर या और फंक्शन जो डिफाइन किया वो इसके अंदर जो है ना डालते हैं। आगे में कुछ शायद मैंने देखा था कुछ आगे शायद चले इसको आगे देख लेते हैं। ठीक है, ये फाइल्स है, ये फाइल्स का स्ट्रक्चर है, मतलब इसको इग्नोर करते हैं, आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट करने की चीजें। अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी सी एक्सरसाइज है ये डॉट मैप के जरिए जो है वो उसकी लिस्ट को जनरेट कराया गया है। मैंने इसको ऑब्जर्व किया कि ये मतलब ये फॉर लूप वाला काम कर रहा है डॉट मैप जो है, ऐसे ही है ना मतलब? जी ऐसे ही कह लें आप, वो उसकी लूप, वो बिल्कुल उसकी जितनी अरे की लेंथ डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव है ना, इसमें ये फर्क आ जाता है इसमें। अब ये जो ना हमारा डिक्लेरेटिव है, जो इफ एंड एल्स वाली जो कंडीशन लगती है वो इंपेरेटिव है। सही है। उसने एक मिसाल दी थी कि मैनुअल है और ऑटो है,
ये एक ऑटो है, दूसरा जो ना इफ जी जी स्टेटमेंट जी जो मैनुअल आ जाती जी। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ मैप कराया और लिस्टिंग ले ली और उसके बाद इसके अंदर फिल्टर लगा दिया, डॉट फिल्टर करके फिल्टर लगा दिया और उसको लेंथ के ऊपर फिल्टर कर लिया, तो ये उसकी लिस्ट जनरेट हो जाती है। तो ये अच्छा, एक छोटी सी एक्सरसाइज अच्छी है ये वाली। कंपोनेंट यूजेबिलिटी का, यानी एक रिएक्ट की जो खास बात बताई गई है वो ये कि आप जो भी कंपोनेंट बनाते हैं उसको आप मुख्तलिफ जगहों पे बार बार यूज कर सकते हैं। पूरा कोड आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सेम सिर्फ आप उस कंपोनेंट के नाम से उसको जो है वो वहाँ पे रेंडर करा सकते हैं। ये जैसे ये एग्जांपल दिए कि ये माई कंपोनेंट को दोबारा उन्होंने जब यहाँ पे रेंडर करवाया तो उसका सेम उसने रिजल्ट उसने वहाँ पर दे दिया, कोई एरर शो नहीं किया उसने। प्रॉप्स प्रॉप्स जो है वो पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को डेटा पास ऑन कर रहे हैं और फिर चाइल्ड जो है उस पर काम करके फिर वापस पेरेंट को रिटर्न कर रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है इसकी वो प्रॉप्स की भी है। है। रिटर्न नहीं करता, ये सिर्फ उसको स्टेट को अपने पास लेके डिस्प्ले कर देता है। डिस्प्ले कर देता है। ओके, ठीक है। we add attributes to our component elements, हमने इसमें attributes अच्छा प्रॉप्स हमने क्लास में तो नहीं किए प्रॉप्स, उसमें तो इन्होंने कराए हैं, बूट कैम्प में तो करवाए हैं इन्होंने प्रॉप्स, लेकिन क्लास में हमने प्रॉप्स पे काम नहीं किया है। सर मेरा ख्याल है वो एक आधी एग्जांपल जो एक मुदस्सर ने शायद कराई थी उनमें यूज किया था उन्होंने प्रॉप्स को। हाँ कोई एक ये था। शायद यूज किया था। जी ओके, ये देखें प्रॉप्स की एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें, लेकिन मगर ये एक क्लास क्लास बेस्ड है, फंक्शनल कंपोनेंट पे आ जाते हैं ना, हम सो क्लास बेस को छोड़ देते हैं। अच्छा बिल्कुल, ये भी क्लास है। नाम या बल्कि प्रॉप्स टू फंक्शनल दोनों कंपोनेंट, यूज किए हैं, फंक्शन भी है क्लास भी है। ये वाला, हाँ ये वाला है। नीचे हाँ फंक्शन भी है नीचे। हाँ, यहाँ पर हमने इसको प्रॉप्स दिया और प्रॉप्स देने के बाद हमने देखिए सर बात यह है कि प्रॉप्स जो है ना वो एक सॉर्ट ऑफ एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। उसके अंदर आपने जितने आपके कंपोनेंट्स होते या जो कंपोनेंट के अंदर जितनी भी आपने मल्टीपल डेटा मंगाया होता है, मल्टीपल टाइप का डेटा होता है, वो आप प्रॉप्स डॉट आगे द नेम ऑफ द, जिस तरह ये अगर हम नीचे लाइन नंबर 32 33 में देखें तो जो माई कंपोनेंट है उसके अंदर हम दो प्रॉपर्टीज या दो प्रॉप्स भेज रहे हैं हम, या दो दो टाइप्स का डेटा, एक सिटी अरे और एक माई फंक्शन। तो ठीक है, अगर हम इसको अब जब एक्चुअल माई कंपोनेंट के अंदर आएंगे तो माई कंपोनेंट में अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम उसे यूज कर रहे हैं लाइन 32 और 33 के अंदर, लेकिन और इसी तरह अगर 31 को देखें तो वो एक और कंपोनेंट है कोई जिसका नाम है माई फंक्शनल कंपोनेंट, और उसमें एक ये वाला, जी ये वाला, और लाइन 31 में एक्चुअली ये यूज हो रहा है, हम इसे यूज कर, वहाँ डिफाइन हो रहा है जहाँ 19 जी में या, और यहाँ पे जो है ये यूज हो रहा है। तो माई फंक्शनल कंपोनेंट और हेडिंग, हेडिंग एक ऐसी, जैसे आप फंक्शन के पैरामीटर्स होते हैं आप ये समझ लें कि इट्स लाइक अ पैरामीटर या प्रॉप है, उसकी प्रॉपर्टी है जो हम भेज रहे हैं। जब हम वहां जाते हैं तो हम जाके प्रॉप्स डॉट हेडिंग कर देते हैं तो वो जो वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। अगर हम बात करें माई कंपोनेंट की तो वहां पे प्रॉप्स, वो नाम प्रॉप्स आप समझें कि इट्स रिजर्व वर्ड, वो उसका एक स्पेसिफिक मतलब है रिएक्ट के अंदर। तो जब हम उस कंपोनेंट को जाते हैं हम कहते हैं प्रॉप्स डॉट सिटी अरे, तो वहां पे सिटी अरे मिल जाएगी। जब मैं कहूँ प्रॉप्स डॉट क्या है माई फंक्शन, तो वहां पे माई फंक्शन मिल जाएगा। तो ये प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट बना देता है आपके लिए रिएक्ट, और उसके अंदर जितनी प्रॉपर्टीज आपने पास की होती हैं वो आपको वहां मिल जाती है। उसमें एक्सेस करने के ऐसे हैं, जिस तरह कंपोनेंट के अंदर अगर हम कोई पास कर रहे हैं वैल्यू,
नेम है, फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, एज आ गया, अभी 3 चीजें हैं। अब जब एक्सेस करेंगे ना वहाँ पे प्रॉप्स की बजाय हम जो है दे सकते हैं फर्स्ट नेम, एग्जैक्टली। लास्ट नेम और एज, ये तीनों हम एक्सेस कर सकते हैं उसके नेम के साथ। लेकिन अगर ज्यादा हम वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हैं तो फिर वो मुश्किल हो जाता है एक ही जगह पे सारी लिखना। तो उसके लिए वो प्रॉप्स डाल देते हैं और फिर बाद में जिस समय यूज करना होता है प्रॉप स्टार्ट फर्स्ट नेम, प्रॉप स्टार्ट सेकंड, लास्ट नेम, प्रॉप स्टार्ट एज, इस तरह आ जाता है। चलिए टाइप्स देख लेते हैं। ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में हम इसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि मैंने तो एटलीस्ट इस लेवल पर नहीं पढ़ा, किसी और ने पढ़ा है, और अगर चाहते हैं कि डिस्कस कर लें तो प्लीज आ जाएं आगे। सर मेरा ख्याल है ये शायद हमने क्लास में भी अटेंड, यानी क्लास में भी नहीं हमें बताया गया, तो क्योंकि मैंने स्किप ही कर क्लासेस देना तो इसको, ऑलमोस्ट सारी अटेंड की हैं, तो स्किप किया जा सकता है। आई थिंक स्किप किया जा सकता है ना। अब आगे हम स्टेट के ऊपर। अच्छा जी, जनरली जैसे स्टेट में हम वाकिफ हैं, सॉलिडिटी के हवाले से तो हम काफी कंफर्टेबल हैं वर्ड जो स्टेट है उससे, तो जो उस वक्त उसकी वैल्यूज हैं हम उनको स्टेट के तौर पर पहचानते हैं। तो जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी जो वैल्यूज इस वक्त मौजूद हैं तो वो स्टेट है हमारे पास। तो रिएक्ट के अंदर भी जो स्टेट का लफ्ज ही इस्तेमाल हुआ है, और लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये है कि इट्स जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट डिटरमिन करता है कि ये कैसे रेंडर होगा, कैसे बिहेव करेगा। इसको थोड़ा सा टेक्निकली अगर कोई बेहतर बता सके। देखिए बेसिकली मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी सी, कोई फिर मुझे मजीद करेक्ट कर से या पॉलिश कर दे मेरी बात को। जैसे आपने बताया स्टेट इस वक्त क्या हालत है, यानी एक तो हम यूं कह सकते हैं क्या 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 पोजीशन है, किस तरह है। अच्छा, तो एंड इट इज ऑब्वियसली अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। जैसे हम बात कर रहे थे कि हम यूजुअली एक स्टेट बना लेते हैं, उसके भी दो, खैर वो जब हम यूज स्टेट पे जाएंगे वो देख लेंगे। लेकिन अक्सर एप्लीकेशन में बजाय इसके कि हम बहुत सारे यूज स्टेट लिखें, एक मैंने देखा है कि होता है आप एक स्टेट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और फिर उसके अंदर आपको लेट से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और ये सारी चीजें लिखनी है। आप उसे एक ऑब्जेक्ट के अंदर लिखें, तो स्टेट डॉट एज कर देते हैं, स्टेट डॉट फर्स्ट नेम। अगेन आप अलग अलग भी रख सकते हैं, उसमें मसला कोई नहीं है। लेकिन ये है कि फिर उतने सारे यूज स्टेट करने, और फिर वो इससे बेहतर ये है कि एक ऑब्जेक्ट आपका एक ही हो जाता है और आप उसको यूज कर सकते हैं, या यूज इफेक्ट के अंदर उसको यूज कर लेते हैं कि अगर ये स्टेट चेंज हो तो मेरा पेज री रेंडर हो जाए एंड सो ऑन। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहाँ पे लिखा गया, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट दैट डिटरमिन्स हाउ द कंपोनेंट रेंडर्स एंड बिहेव्स। अगेन रेंडर्स क्यों, कि हमें पता है जो वैल्यू स्टेट के अंदर होगी वो वही हमें नजर आ जाएगी, तो वो रेंडरिंग हो गई। बिहेव में भी इवन, क्योंकि इसमें मेरा ख्याल है 2 पॉइंट हो सकते हैं। एक तो ये कि हमें पता है कि हम स्टेट में फंक्शंस भी रखते हैं और होते हैं, हम रख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा बिहेव में ये भी हो सकता है कि हम हमारे स्टेट में कोई ऐसी वैल्यूज हों जिनकी बेस पे हम कोई डिसीजन ले रहे हो। फॉर एग्जांपल हम अक्सर यूज करते हैं लोडिंग के लिए कि क्या अभी पेज लोड हो रहा है या लोड हो चुका है। उसकी बेस पे हमारा कई दफा कोई कंपोनेंट नजर आता है, कोई नहीं। फॉर एग्जांपल आपका अभी डेटा फेच हो रहा है, तो आप एक वो लोडर टाइप लगा दें, या लोडर ना भी लगाएं तो आपका अभी मेन कंपोनेंट रेंडर ना हो, बजाय उसके सिर्फ लोडिंग लिखा आ जाए, पेज स्टिल लोडिंग और समथिंग लाइक दैट। तो ये मेरा ख्याल है उसका कुछ बिहेवियर है, और बाकी वो रेंडर कैसे होता है वो है। वैसे आपने एक बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो है ना वो जवाब दे दिया कि हम, जैसे हमने भी कुछ एप्लीकेशंस में देखा भी है कि बहुत सारे यूज स्टेट इस्तेमाल हुए थे, तो आपने बहुत क्लैरिफाई कर दिया इस बात को कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑल दोज
कि जी 5 या 6 स्टेट्स यूज करने के बजाय एक ऑब्जेक्ट बना लें और उस ऑब्जेक्ट के अंदर उनकी स्टेट्स को अपडेट करें। जी, ये आप उनकी प्रॉपर्टी उस एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज डालते जाएं, तो जितनी वो आपको जरूरत वही काम देगी। फर्क सिर्फ ये है कि उसे यूज करने के लिए आपको स्टेट डॉट एज करना पड़ेगा, स्टेट डॉट फर्स्ट नेम करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ सिंपली एज एंड फर्स्ट नेम। है। मेरे ख्याल में वो शायद आसान भी है, क्योंकि हमें जी, पता है मेरा ख्याल है उसको स्पेसिफिकली कि मैनेज हम और किस कंट्रोल चीज को करना एक्सेस। आसान। बिल्कुल, ठीक है। वरना सर एक दो दफा पता है क्या हुआ है, मैंने एक कोड देखा, वही एक मेरी टीम में एक डेवलपर था, उसने ना, अब देखें यूज स्टेट तो वो कहीं पे भी यूज कर ले, अब उसने 100 लाइंस नीचे जाके एक नया नया स्टेट वेरिएबल बनाया हुआ। अब हम ढूंढ रहे हैं कि वो स्टेट वेरिएबल कहाँ बना हुआ है, ये क्या ऐसी चीज है। अब अगर हम्म, वो एक ही जगह शुरू में स्टेट का एक ऑब्जेक्ट है और आप हमेशा उसी में नई प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं, तो आपको पता है कि ये मेरे पास एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है और मैंने इसी में से अपनी प्रॉपर्टीज को देख लेना है जो कि मेरी स्टेट के अंदर है। तो वो कंपैरेटिवली इजियर हो जाती है एज द एप्लीकेशन ग्रोज स्पेशली। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। तो ये आपने एक बड़े अच्छे क्वेश्चन का जो ना जवाब दे दिया आपने, जो कि मुझे पजल कर रहा था, एटलीस्ट मुझे तो पजल कर ही रहा था थैंक कि यू सर। व्हाई हम सो मेनी स्टेट्स, सो मेनी यूज स्टेट्स। ये बड़ा जबरदस्त है। तो इंशाल्लाह इन लाइंस पे कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करने की। जी अच्छा जी, ये कहते हैं, in other words, state is what allows you to create components that are dynamic and interactive। अच्छा, ये मेरे ख्याल में उसी को रेफर कर रहा है, इस बात को कि हम डायनेमिक एंड इंटरैक्टिव, डायनेमिक मीन्स कि हम उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको, उन चीज़ों को, और उसके जरिए फिर हम मजीद कुछ काम कर सकते हैं। कुछ यही बात समझ में आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। मेरा ख्याल है जैसे हम टाइप करते हैं, स्टेट अपडेट हो रही है तो हमारे सामने वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो हमें लग रहा है कि हाँ ठीक है। देखिए मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ विद द एप्लीकेशन एंड इट इज चेंजिंग इट्स, खैर दोबारा से स्टेट का लफ्ज ना बोलूं, यानी इट इज चेंजिंग इट्स फेस और वट एवर इट इज विजिबल। तो वो यही लगता है कि हाँ देखें, यानी इंटरेक्टिव भी हो रही है और डायनामिक भी है, क्योंकि स्टैटिक नहीं है और मेरे सही टाइप है, करने से चेंज भी हो रही है। ठीक तो है, आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज। चलो गुड। अच्छा, ये बात मैंने शेयर किया है कि बूट कैंप में आमिर पिंजर साहब ने जो है वो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। वेरी गुड। जी चलिए, हाँ, सेकंड या थर्ड है तो इंशाल्लाह। ये वो थोड़ा सा पहले आया था मैसेज जिस वक्त हम बात कर रहे थे। अच्छा, ठीक है। मेरा ख्याल है क्या यूनिडायरेक्शनल पे या किस पे बात कर रहे थे डोम तो पे उस शायद वक्त। बात कर रहे थे, डॉम पे, वर्चुअल। हाँ डॉम अभी डॉम पे, डॉम पे यस बात यस करते यस, हैं। अच्छा, डॉम के, करेक्ट। ये डॉम के लिए था, वो यस, स्टेट के लिए नहीं था। चलो ठीक जी है। जी जी। ठीक है। ओके, ये हो गई बात। अच्छा जी, प्रॉप्स जो पेरेंट की तरफ से आते हैं वो म्यूटेबल होते हैं, स्टेट जो है वो म्यूटेबल होती है। यानी इसको हम, अ, यानी वो वन टाइम प्रॉप्स जो है वो वन टाइम वहां पे पास हो रहा है, इसका मतलब यही हुआ ना। जी, चिल्ड्रन में आप उसको जो है डेटा को चेंज नहीं कर सकते, और उसमें जो है आप हाँ, उसको इंपोर्ट करके चिल्ड्रन में चिल्ड्रन में, डेटा को नहीं कर हाँ, सकते। स्टेट को आप इंपोर्ट करके चिल्ड्रन में भी आप उसको चेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। मुझे इससे ये समझ आ रही है, प्लीज डू करेक्ट मी, कि पेरेंट ने जो डेटा आपको भेज दिया, आप अगर उसे किसी तरह से चेंज करने की कोशिश भी करें तो वो पेरेंट के पास चेंज नहीं होगा, वो इम्यूटेबल ही रहेगा। आप हम यूजुअली क्या करते हैं, जो हमें डेटा मिलता है, यानी इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग चाइल्ड कंपोनेंट, तो मैं जो डेटा रिसीव होगा वो कहीं ना कहीं स्टेट में रखवा दूंगा। तो अब वो जो डेटा मुझे पेरेंट से मिला है वो मैंने अपनी स्टेट में रखवा दिया। जब अपनी स्टेट में रखवाया, हाँ फिर मैं उसे चेंज कर सकता हूँ। लेकिन वो जो प्रॉप मुझे मिला है पेरेंट की तरफ से, वो इम्यूटेबल है, स्पेसिफिकली फॉर पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक यहाँ पे ये मतलब है, आई मे बी रॉन्ग। हाँ मतलब, भाई, मैं भी, जी जी। हाँ शायद मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। जैसे प्रॉप्स भेजा पेरेंट ने, ठीक है ना, और चाइल्ड ने उसको प्रॉप्स डॉट करके या डी स्ट्रक्चर करके उसको वहां से उठा दिया, बिल्कुल। उसने अपनी
जो भी फंक्शनलिटी है उसमें यूज कर लिया, तो वो जो वहाँ पे डिफाइंड है शायद पेरेंट के पास, वो वही चीज लेके आएगा चाइल्ड के पास। जी जी जी। तो चाइल्ड उसमें नई चीज या मॉडिफिकेशन या उसको मेरे ख्याल में नहीं कर सकता, कर सकता नहीं कि कर सकता अनलेस वो अपनी स्टेट में उसको रख दे और फिर अपनी स्टेट के साथ खेलता रहे। और वही, मगर वो जो चीज पेरेंट में है वही होगी, उसमें उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। नहीं नहीं, फिर तो चेंज हो जाएगी। जब मैंने उसकी कॉपी अपनी स्टेट में बना ली तो वो मेरे लिए तो चेंज हो जाएगी। यानी मुझे पेरेंट ने भेजा नेम अहमद, मैंने उसकी जगह नेम चेंज करके मुजफ्फर रख दिया, तो अब इस अच्छा, स्टेट में चेंज हो गया जो मेरे बीइंग ए चाइल्ड कंपोनेंट चाइल्ड मेरी लेवल पे, स्टेट जो है। चाइल्ड लेवल पे मौजूद है। जी बिल्कुल, उसमें तो चेंज हो गया। लेकिन अगर आप अभी भी पेरेंट में देखेंगे तो वहां पे शायद अहमद ही शायद क्या वहां पे अहमद ही होगा, वहां वहां पे वो अपडेट नहीं हुआ। हाँ, लेकिन चाइल्ड कंपोनेंट में अपडेट हुआ। ठीक है। मेरी अकल समझ के मुताबिक। जी जी जी, अच्छा। नहीं, बिल्कुल सही है। लॉजिकल लॉजिकल बात बिल्कुल लॉजिकल बात है। अच्छा, स्टेट जो है वो म्यूटेबल है, इट मींस कि वो स्टेट क्योंकि वो ग्लोबली अवेलेबल होती है, तो वो जब उसमें चेंज करते हैं तो फिर वो स्टेट जो है वो अपडेट हो जाती है, और जब चेंज होती है तो फिर वो री रेंडर हो जाती है ब्राउजर में। और ये भी बात आ गई कि एवरी चेंज इन स्टेट प्रोवाइड्स अपडेटेड डेटा टू द यूजर। तो स्टेट में जहां जहां भी चेंज होगी तो फिर वो यूजर को जो भी यूजर्स लॉग इन हुए हैं तो उनको एक अपडेटेड डेटा ही मिलेगा। यहाँ पे एक सवाल है। लॉगिन हेलो, याद मेरी से आवाज आ कीजिएगा रही भाई, ये बहुत बहुत ज्यादा बहुत अच्छे जवाब नहीं दे सकूंगा। है? चलिए फिर अहमद भाई से पूछ लेते हैं। क्योंकि आखिर ये फाइनल डेस्टिनेशन वही है। हाँ, हम वही वही नहीं जाना सर, इतना अल्टीमेटली। इतना बोझ ना डालें। अच्छा, ये जो देखिए, ये है कि स्टेट में कोई भी चेंज आता है तो री रेंडर कर देता है, सही है। जी। तो जब हम यूज इफेक्ट यूज करते हैं तो वो भी हम्म, कुछ इस तरह का काम करता है कि जो भी स्टेट में चेंज होगा तो पेज को रिफ्रेश कर देगा, या बिल्कुल। व्यू में कुछ तो फिर ये तो कह रहा है कि यूज इफेक्ट के बगैर भी वो वही कर रहा है रिएक्ट, तो फिर कुछ वो उसको क्यों यूज कर रहे हैं? इसमें आ, शायद यूज इफेक्ट शायद मॉनिटर कर रहा होता है चेंज को। हाँ, जी, डेटा में जब जैसे चेंज होगा वो रिफ्रेश जैसे करके जब दे देगा। स्टेट हाँ चेंज होती है तो पेज आपका री रेंडर होता है, और जब पेज री रेंडर होता है तो यूज इफेक्ट कॉल हो जाता है। कुछ ऐसी सी बात है कि और इसीलिए उसके अंदर वो डिपेंडेंसी अरे होती है। अगर हम डिपेंडेंसी अरे में दे दें तो वहां पे हम बाईपास कर सकते हैं, या उसको वो ये बताते हैं कुछ को बाईपास कर दें, कुछ को उसमें दे दें कि अगर ये हाँ, चेंज हो तो यूज इफेक्ट हो जाए, यूज इफेक्ट कॉल हो जाए। वो डिपेंडेंसी अरे होती है। तो उसकी बेस पे हम थोड़ा सा क्या कहना चाहिए कि पिक एंड चूज कर सकते हैं। उसमें ऑप्शन है कि ठीक है, हम यानी कुछ यूज इफेक्ट में कि उसको हम बोलें कि री रेंडर ना करो जब तक ये ना जी हो। बिल्कुल बिल्कुल। इस वेरिएबल पे डिपेंड करो। डिपेंडेंसी अरे कहलाती है वो। आपको याद होगा हम शुरू में वो कॉमा डाल के एम्प्टी अरे दे देते हैं, हाँ वरना हाँ हाँ। ये है कि वो उस तरह दे, तो वो डिपेंडेंसी अरे कहलाती है। तो वो डिपेंडेंसी अरे के अंदर हम बता देते हैं कि ये मेरे वेरिएबल्स हैं, अगर इनको ये चेंज हो तो यूज इफेक्ट के अंदर जो मैंने कोड लिखा है वो रन हो जाए, वरना इग्नोर कर दो। ठीक है। अच्छा जी। सर मैं कुछ ऐड करूं? सर बहुत कुछ ऐड कर। हाँ, इनसे तो बहुत कुछ ऐड करवाना है भाई, आसिम भाई से तो बहुत कुछ ऐड करवाना है। नहीं नहीं, मैं सोच रहा था बड़ी देर से मैं खामोशी है। ये जब कर रहा था तो जो मैं समझा हूँ, देखिए मैं भी आपके साथ का ही हूँ, रिएक्ट में इकट्ठे स्टार्ट किए। मैंने ये देखा था कि जब मैंने यूज इफेक्ट नहीं यूज किया था तो जो फंक्शन थे ना वो कंटिन्यूसली जो कंसोल के अंदर कॉल होते जा रहे थे। अच्छा, मेरी इन्फिनिट। आवाज आपसे क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर। अच्छा, तो फिर मैंने इसको थोड़ा स्टडी किया तो मुझे पता चला कि अगर हम इसको यूज करेंगे, यूज इफेक्ट को, तो जो पेज है उसके अंदर आपने अगर कोई फंक्शन कॉल किया हुआ है तो वो बैकएंड पे कॉल होता रहेगा। अगर हम यूज इफेक्ट लगाएंगे
तो वो उसको एक बार रेंडर करेगा, यानी उस रेंडर के बाद उसको वो रोक देगा, दोबारा रेंडर नहीं करेगा। फ्रंट एंड पे तो हमें नजर नहीं आ रहा होता है यूआई के अंदर, लेकिन अगर हम कंसोल में देखेंगे ना, जैसे लेट्स से मैं अपने वॉलेट का बैलेंस मंगवाता हूँ, तो जैसे ही वो मैंने फंक्शन कॉल किया, अगर उसके आगे यूज इफेक्ट या कोई भी स्टॉप नहीं लगा हुआ, तो वो कंटिन्यूसली कॉल होता जा रहा है, 100 से ऊपर चला जाएगा, और वो एट द एंड जो है फिर शायद एरर आ जाता है मेरा ख्याल। हाँ जी, तो फिर उस यूज इफेक्ट से ये हुआ कि वो एक दफा कॉल होने के बाद रुक जाता था, यानी उसको हमने कहा कि भाई बस एक बार कॉल करो, ये जब खाली स्टेट use अपडेट हो। effect। हाँ जी। अच्छा, यूज इफेक्ट क्या है? बेसिकली ये एक फंक्शन है, यानी अगर आप इसको देखें ना, इसकी शुरू में और एंड में जो है वो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, बाकी सारी लॉजिक इसके अंदर एक और फंक्शन लिखा हुआ है। फिर वो फंक्शन क्या है? वो लॉजिक है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस एक्शन के बाद जो है वो यूज इफेक्ट कॉल हो, या इस एक्शन के बाद वो रुके, ठीक है। अच्छा, फिर जैसे अहमद भाई ने बताया कि हम ये चाह रहे हैं कि ये एक ही बार हो, तो उसके लिए हमने एक जो ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं एंड पे, 2 एरे ब्रैकेट्स हैं, उसका मतलब है वो खाली रखी हुई है कि वन टाइम, यानी सिंगल टाइम कॉल हो, उसके बाद वो दोबारा कॉल ना हो जब तक वो स्टेट अपडेट या पूरा पेज दोबारा रिफ्रेश ना करें हम। अच्छा, अगर उस ब्रैकेट के अंदर अगर हम कुछ लिख दें, जैसे हम कोई बटन बना के या कोई स्टेट बना के लिख दें कि अच्छा आप एक बार ना कॉल करो, बल्कि जब जब ये एक्शन परफॉर्म हो तब तब ये कॉल हो। जैसे सर ने बताया था ना कि डाटा हम फेच कर रहे थे यूज स्टेट के जरिए, और फिर टॉगल का जो है उसके अंदर रख दिया था, वो जैसे ही हम बटन प्रेस करते थे तो वो कॉल होता था, तो नहीं होता, अगर नहीं करते तो नहीं होता था। बिल्कुल। कुछ यानी मैं समझा पाया हूँ कि नहीं अभी तक? नहीं सर, बिल्कुल ठीक है। मुझे इससे एक वो अपने काफी अच्छा पहले जब हम ASP क्लासिक ASP और उसमें काम किया करते थे, एक फंक्शन हुआ करता था पेज लोड का, कि जिस वक्त आपका पेज लोड होता है ना, आपने उस पर कुछ काम कराने, तो ये जैसे आसिम भाई ने बताया ना कि अगर जब हम एम्प्टी अरे रखते हैं तो लूजली स्पीकिंग ये पेज लोड है, यानी एक दफा जब आपका पेज लोड होना है तो इसने यूज इफेक्ट में कॉल हो जाना है, तो आपने उसमें क्या काम करवाने हैं तो आप वो काम करवा लें। उसके बाद लेकिन इसमें एक एडिशनल स्टेप ये है कि वही डिपेंडेंसी अरे में हम ये भी बता देते हैं कि ठीक है पेज लोड पे तो कॉल हो गया, लेकिन अगर वही बटन वाली बात कि वो टॉगल स्टेट में चेंज आए तो भी इसे कॉल कर दो पेज लोड के अलावा। तो ये कुछ इस तरह की बात है जो, क्यों आसिम भाई ऐसी बात है ना? जी जी बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, मैंने इसके अंदर क्या किया हुआ था, मैंने इसके अंदर रखा हुआ था लोड ब्लॉकचेन, मतलब कि जब वो पेज रिफ्रेश करे, जैसे ही पहली स्टेट फ्रेश हो, ठीक है, तो वो आपका मेटामास्क जो है वो पॉपअप हो जाए, ठीक है, लोड ब्लॉकचेन हो। लोड ब्लॉकचेन में मेरा जो एक फंक्शन है वो क्या है कि जो Web3 प्रोवाइडर है वो इनेबल हो जाए, ये मैंने उसके अंदर रखा। तो वो जैसे ही पेज रिफ्रेश होता है, लोड होता है, तो साथ ही वो पॉपअप हो जाता है। तो ये वन टाइम होगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बार बार करूँ, तो मुझे वो जो ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर कोई एक बटन बना के उसकी स्टेट वहां पे रखनी पड़ेगी कि जैसे ये स्टेट अपडेट हो तब ये कॉल हो, तो वो उसके जरिए हो जाएगा फिर ये। यानी लेकिन वो उस बटन के साथ बाइंड हुआ होगा ना, तो जब बटन पे क्लिक करेंगे तो होगा। बाइंड करना पड़ेगा उसके साथ। एग्जैक्टली। आसिम भाई, आपने जो बताया कि जब आप बैलेंस वाला फंक्शन कॉल कर रहे थे तो वो बार बार रिलोड हो रहा था, तो स्टेट तो सर एक ही दफा चेंज होगी ना? मतलब जब हमने बैलेंस वाला फंक्शन कॉल किया तो स्टेट एक दफा चेंज होगी, जो भी बैलेंस से अपडेट होके आ गया, तो वो फिर जब स्टेट चेंज नहीं हो रही तो फिर वो क्यों कंटिन्यूसली उसे रीलोड कर रहा था? अच्छा, वो यही मैंने आपको बताया था कि जो यूआई है उसके अंदर वो शो नहीं करता। उसके अंदर देखिए पीछे रिजल्ट आपका 5 है, आपके 5 ईथ हैं या 5 टोकन हैं, तो आपका जो फ्रंट एंड पे जो यूआई है उसके अंदर वो 5 ही दिखाएगा, लेकिन वो कंटिन्यूसली उसको लेके आता जा रहा है, उसको कॉल करी जा रहा है, क्योंकि उसका स्टॉप पॉइंट कोई नहीं है उसके अंदर ना। अच्छा, मतलब तो वो कंटिन्यूसली खुद से बार बार, बेशक वो 5 ही है तो वो 5 आपको ला रहा है अगर वहां पे पीछे कोई चेंज हो जाए ब्लॉकचेन के अंदर किसी और साइड से, ठीक है, लेट्स से वो 10 हो जाता है, तो वो आपको 10 शो कर देगा, क्योंकि वो तो कॉल हो ही रहा है कंटिन्यूसली, वो स्टॉप ही नहीं कर रहा। सही। मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह काम करता है रोकने के लिए।
इसकी हाँ जी, एक्चुअली हमने ना यूज इफेक्ट को स्टार्ट किया था डाटा फेच करने से, तो मोस्टली हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि अच्छा ये डाटा फेच के लिए यूज होता है, हालांकि ये ऐसा नहीं है, डाटा फेच एक अलग फंक्शन है, हमने इसको उसके साथ कंबाइन किया था। सही हो गया आसिम भाई। जी माशाल्लाह जबरदस्त भाई, आसिम भाई तो छा गए भाई। नहीं सर, यानी चलें। बेसिक जो होनी चाहिए थी ना वो क्लियर हुई नहीं अभी तक, लेकिन बस भाग दौड़ करके यहाँ तक पहुंच गए हैं। ठीक है यानी ठीक है। जैसे हमारी सॉलिडिटी पे हमने किया था ना कि स्टार्ट से जीरो से हम शुरू हुए थे, फिर ए बी सी, यहाँ पे हमने जीरो से स्टार्ट किया और फिर सीधा ही एम पे और फिर आगे जेड पे पहुंच गए हैं। तो ये वो किसी ने इसमें जो फोटो भी इसके मेरे लिए ख्याल में शेयर की हुई थी कि रिएक्ट के साथ कैसे CSS और उसको छोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं, तो लेट्स सी। चलें ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हम आगे चलते हैं। प्लेस टू डिक्लेयर स्टेट, कहाँ पर इसको डिक्लेयर करना है स्टेट को। अच्छा जी, स्टेट जो है वो अब ये कह रहे हैं कि स्टेट जो है वो सिर्फ उसमें चेंज हो सकती है जो उसका ओनर कंपोनेंट है, जहाँ पर स्टेट एक्चुअली डिफाइन की गई है वही उसको अपडेट कर सकता है। और हम एक पेरेंट बना के उसको फिर हम दूसरी जो चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं उसमें तो उनको वैल्यूज पास कर सकते हैं एज प्रॉप्स। ये वाली बात एज प्रॉप्स वाली बात जरा सा क्वेश्चन कर रही है, क्योंकि मेरे ख्याल में हमने नहीं बगैर सर, ये प्रॉप्स के भी वही हमने वैल्यूज वही को जो पास होते थे। हमने हमने बात की है वो ये वही है। जैसे पहले हमने कहा था ना कि स्टेट म्यूटेबल होती है और प्रॉप्स इम्यूटेबल होते हैं। यहाँ भी वही बात है कि आपने स्टेट को तो जी म्यूटेबल जी कर दिया ओनर कंपोनेंट ने, लेकिन अगर आपने चाइल्ड कंपोनेंट को पास कर रहे हैं तो वो एज प्रॉप्स जी ही होंगे। और वो जो आप बात करें ना सर कि हम प्रॉप्स ठीक है। कहें, जैसे मेरा ख्याल इरफान भाई ने भी कहा था कि हम जरूरी नहीं है प्रॉप्स को ही नाम दें, हम एज, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इस तरह भी। बेसिकली आई थिंक दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रक्चरिंग। हम वहीं पे उसकी डिस्ट्रक्चरिंग कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि सही है। बजाय इसके कि मैं एक नया वेरिएबल बनाऊं कि var age इज इक्वल टू props डॉट एज, तो मैं उसे एक स्टेप कम कर देता हूं कि वहीं पे मेरे लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो एज का या फर्स्ट नेम का या लास्ट नेम का, और इस तरह डीप डाउन आप समझे बात एक ही हो रही है। आया आपको प्रॉप्स का ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा क्योंकि आपने उसे इनविजिबली अंदर ही अंदर डिस्ट्रक्चर करके वैल्यूज उसकी तोड़ के जिस जिस वेरिएबल में रखनी थी वो रख ली है। तो यहाँ वो यही कह रहा है कि आप पेरेंट कंपोनेंट बनाते हैं, उसकी स्टेट, उसकी तो वो स्टेट है, लेकिन अगर वो चाइल्ड कंपोनेंट्स में जानी है तो वो प्रॉप्स बन के जाएगी, वो उनके प्रॉप्स होंगे, तभी वैल्यू पास होगी। ठीक है ठीक है, चले। और आप लोगों को सबको बहुत मुबारक हो, बिटकॉइन के फाउंडर जो है सतोशी नाकामोटो ने ज्वाइन कर लिया है ना। जी जी, ठीक वेलकम है सर। जी ठीक है जी। वन अच्छा ऑफ द तो बिगेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ आवर टाइम सॉल्व हो गई है। नहीं सर, यहाँ भी तो मिस्ट्री है, अभी कौन सा उन्होंने बताया है। तो मतलब बरबुदा ट्रायंगल के बाद जो मिस्ट्री है वो सतोशी नाकामोटो है। मुझे तो सर मुदस्सर साहब लग रहे हैं। एग्जैक्टली मे बी वेरी गुड ठीक है। अच्छा जी, और एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात हो रही है, पेरेंट कंपोनेंट हैज टू पास अ फंक्शन एज अ प्रॉप्स व्हिच विल बी यूज्ड बाय चाइल्ड कंपोनेंट टू रिक्वेस्ट स्टेट चेंज। यानी फंक्शन जो है वो चाइल्ड कंपोनेंट यूज करेगा स्टेट चेंज करने के लिए। यानी अगर हम ये चाहते हैं कि पेरेंट हम्म की स्टेट चाइल्ड चेंज कर सके, वो तो नहीं कर सकता क्योंकि वो तो प्रॉप के थ्रू हम्म गई है। तो उसका उसका वर्क अराउंड, या उसका वर्क अराउंड तो नहीं शायद कहना चाहिए, उसका तरीका ये है कि वो जैसे हमें यूज स्टेट में सेटर मिल जाता है,
तो उसी तरह वो एक उस तरह का मेथड जो है ना वो चाइल्ड के लिए एक्सपोज कर दे और उसे भेज दे कि अगर मेरी स्टेट, मैं पेरेंट हूं और अगर मेरे स्टेट वेरिएबल में कोई चेंज करनी है तो ये मेथड है, इसको वैल्यू पास करो तो चेंज मेरी स्टेट अपडेट हो जाएगी। तो वो इस तरह तो हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट मैं कहूँ कि जो प्रॉप में मुझे हाँ। वैल्यू मिली है वो चेंज हो जाए और पेरेंट के पास अपडेट हो जाए, नहीं वो नहीं होगा। हाँ, मतलब बेसिकली वो ये डिफाइन, हाँ ये वो यही चीज डिफाइन कर रहे हैं कि एज ए प्रॉप तो अब चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन अगर चेंज रिक्वेस्ट मतलब अलाउ करना है तो उसको एक फंक्शन पास करना पड़ेगा, फंक्शन दे दें, वे सॉर्ट ऑफ सेटर फंक्शन, सॉर्ट ऑफ सेट फंक्शन। ये उसी तरीके से जैसे हम यूज स्टेट में करते हैं ना, जी बिल्कुल, स्टेट का नाम जैसे नेम है और सेट नेम है, इसी तरीके से इसमें जो है ना एक नाम भेजेंगे और एक फंक्शन भेजेंगे जो पेरेंट कंपोनेंट के अंदर ही डिफाइन होगा, और वो हाँ एग्जीक्यूट वही होगा एग्जैक्टली। चाइल्ड उसको जो है ना वो वैल्यू पास करेगा, तो उस फंक्शन को पेरेंट के अंदर जो है ना उसको रन करेगा और उसकी स्टेट चेंज कर देगा, क्योंकि स्टेट चेंज बिल्कुल। हो सकती है, प्रॉप चेंज। जी जी जी। और ये जो इरफान साहब कह रहे हैं वो सेकंड पॉइंट में यही कि वो जो चेंज फिर पेरेंट ने अप्रूव की, डन की, तो फिर वो उसने फिर बाकी जो चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं फिर उस पे तो वो जी बिल्कुल वैल्यूज बिल्कुल, पास हो गई क्योंकि वहाँ पे। वैल्यू चेंज हो गई, जब वैल्यू इनफैक्ट स्टेट चेंज हो गई। अब अगर वही स्टेट वेरिएबल नीचे 5 चिल्ड्रन को गया हुआ है, तो अगर पहले चाइल्ड ने चेंज कर दिया है तो अगले 4 को जो जाना है वो अपडेटेड वैल्यू चली जाएगी क्योंकि उसने उसे यूज कर लिया। जी जी जी। तो ये अगेन फिर ये सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ या यूनिडायरेक्शनल डेटा मॉडल की जो है ये एग्जांपल मतलब वहाँ पे क्लैरिफाई हो जाती है। अच्छा, ये इसकी एग्जांपल होगी। इसमें वो प्रॉप टाइप का जो है वो पूरा पहले इंस्टॉल करना पड़ता है इसमें, प्रॉप जी टाइप कुछ और है पूरा नहीं ये क्लास npm इंस्टॉल, ये जो है ना इसको प्रॉप टाइप को मैंने इंस्टॉल किया एक दफा, अभी कल कर रहा था मैं। फंक्शन में यूज ये नहीं आप हाँ फंक्शन कंपोनेंट में ये शायद नहीं यूज होता। ये उसमें चेक नहीं करने यूज के होता, लिए इसको होता है छोड़ देते हैं। कि चेक करने के लिए है कि जो आप उसके प्रॉप्स पास कर रहे हैं और जहाँ पे यूज हो रहा है ये दोनों की स्टेट है कि, या मसलन अगर आपने यहाँ पे जो है ना न्यूमेरिक वैल्यू सेंड करें हैं, लेकिन आगे आप यूज या इधर से ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं और आगे आप एरे को जो है ना आइटरेट कर रहे हैं, तो वो फिर उसमें एरर दे देगा। उसके जो है ना एरर शो करने के लिए वैसे जो है ना हैंग कर देगा ये तो टाइप को चलेगा। मैच करता है बेसिकली, हाँ जी प्रॉप टाइप को मैच करता है, बिल्कुल जी बिल्कुल। इसको ये टाइप को मैच करता है उसकी actually। मतलब ये भी एक सॉर्ट ऑफ लाइब्रेरी है जो इंस्टॉल करनी पड़ती है एक्चुअली उसके अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, डीस्ट्रक्चरिंग पे आ जाते हैं। तो इसको जरा डीस्ट्रक्चरिंग को जरा अहमद भाई जरा आसान अल्फाज में जरा समझाइए। सर ये बिल्कुल उसी तरह जैसे यहाँ लिखा है ना, जैसे मैंने कहा था प्रॉप्स हैं, इरफान भाई ने भी ये बात की थी कि आप ये समझें कि आपको डेटा प्रॉप्स के ऑब्जेक्ट के अंदर ही मिल रहा है, चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। वो पेरेंट से जो वैल्यू जी आएगी जी वो प्रॉप्स के ऑब्जेक्ट के अंदर आएगी, और आप उसको प्रॉप्स डॉट एज, प्रॉप्स डॉट फर्स्ट नेम, प्रॉप्स डॉट इस तरह करके कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि नहीं मैं इसे वहीं डिस्ट्रक्चर करा दूं, तो मैं वहीं पे एज और लास्ट नेम और फर्स्ट नेम लिख दूंगा, तो वो मुझे वो प्रॉप्स डॉट करके नहीं करना पड़ेगा, प्रॉप्स का वर्ड ही नहीं मैं यूज करूंगा। वो उसको जैसे यहाँ पे लिखा है ना अनपैक कर देगा, उस वैल्यू को मेरे लिए अनपैक कर देगा, डिस्ट्रक्चर कर देगा और मुझे उस वेरिएबल के अंदर ले जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ये अगर अरे की एग्जांपल देखें, हाँ जी उन्होंने कहा है माय अरे के अंदर 3 चीजें रखवा दी हैं, ठीक है। हाँ और फिर इस माई अरे को यहाँ पे इसके साथ वो कर दिया डिस्ट्रक्चर, तो इसका मतलब है फर्स्ट डिस्ट्रक्चर, नेम के अंदर आमिर चला गया, लास्ट नेम के अंदर पिंगर चला गया और डिग्रीज के अंदर 2 चला गया। वो चला गया। वो हम देख सकते जब इसको आउटपुट में देख जब हम सेपरेटली कॉल कर रहे हैं, तो ये जी रिजल्ट दे रहे हैं, बिल्कुल और जब हमने इसको इस तरह कॉल किया तो फिर ये यहाँ पे हमें इस तरह दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
ये एग्जांपल है कि अच्छा इसमें अब ये है कि अगर हमने इस एरे के अंदर अगर हमने ये व्हाटएवर जो भी इसका नाम देना था, डिग्री देना था, ये क्या कुछ बिल्कुल डिग्री बिल्कुल यहाँ था, डिग्रीज हमने जब नहीं दिया तो उसने, और जब हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं तो वो एग्जैक्टली यूज करने नॉट हैं ना डिफाइंड हमने दिखा उसे, रहा है। तो वो कहता है कि वो नॉट हाँ डिफाइंड है। कि इसका इससे एक और पॉइंट भी हमारे सामने वाजे होता है कि ये जरूरी नहीं है हमें जितने भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हो हम सारी हमने दो यूज करनी है, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिखाना है, तो हम उतना डिस्ट्रक्चर कर लें। तो जरूरी नहीं है हर एक वेरिएबल को ही करें, मैंने सिर्फ फर्स्ट नेम दिखाना है तो मैं फर्स्ट नेम को करना है। तो ये इस तरह हो सकता है। डिस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट आ गया। अभी ऑब्जेक्ट है, इसमें फर्स्ट नेम आमिर, लास्ट नेम पिंडा, डिग्रीज 2, और इसको हम नीचे लेट जी ये तो यहाँ सिंपल कर तरीका है रहे ना, हैं। ऊपर ये तो समझे ना, जैसे प्रॉप्स डॉट मैं एग्जांपल दे रहा था तो उन्होंने माय ऑब्जेक्ट डॉट करके किया हुआ जी है, जी जी, लेकिन नीचे ये जो लेट किया है ये डिस्ट्रक्चर किया है उसको। ये इसमें और दूसरी डिस्ट्रक्चर बात किया। यह है कि यहाँ पे एक जो फायदा है सॉर्ट ऑफ, क्योंकि प्रॉपर्टीज के नाम होते हैं, वहाँ क्या था अरे में तो हमने मैं अगर शुरू करूंगा मेरे ख्याल में वो पहले में फर्स्ट नेम जो पहले इंडेक्स पे चीज होगी वो मुझे मिलेगी, फिर दूसरे पे मिलेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ आके करता हूँ कि लेट और ब्रैकेट में सिर्फ डिग्रीज लिख देता हूँ, अब डिग्रीज आखिर में तो मुझे डिग्रीज मिल जाएगा क्योंकि क्योंकि उसका नाम है प्रॉपर्टी का। वहां आई डोंट नो वो कैसे होगा। यहाँ पे यहाँ पे बिल्कुल अरे के अंदर जो है ये चीज नहीं होगी हो पाएगी। यहाँ पे शायद वो फर्स्ट फर्स्ट उठा लेगा, वो ये वाला उठा लेगा उसको, फिर वो जी जी वो डिग्रीज के अंदर आमिर को रखवा देगा मेरी अंडरस्टैंडिंग के दाम में मुताबिक। को रखवा देगा। लेकिन सही है, यहाँ क्योंकि बिल्कुल। वो नेम्ड प्रॉपर्टी है तो वो आपको डिग्रीज ही देगा, चाहे वो तीसरे नंबर पे या पांचवें नंबर पे या पहले नंबर पे आपको वो मिल जाएगी। बिल्कुल। मंसूर साहब ये सवाल आ जाएगा जी मैं मंसूर साहब को कह रहा हूँ ये सवाल आ जाएगा पेपर में। वैसे एक बात बताओ ना, इस बार कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। अभी तक मेरे जैसे लोगों को ये नहीं समझ आ रही कि कहाँ से तैयारी करनी है और क्या तैयारी करनी है। यानी एक आप कह लें कि सॉर्ट ऑफ कंटेंट्स नहीं है प्रॉपरली ना, तो जो भी मटेरियल भी शेयर हुआ है उसमें भी सब कुछ ही है। हालांकि वो हमने यानी अगर हम उसको करने लग जाएं तो फिर ऐसे लगेगा कि ये हम स्टार्ट से शुरू हो गए हैं, यानी बेसिक से हो गए हैं। जैसे अभी अब हमने देखा कि कुछ स्लाइडें जो है स्टार्ट की वो सारी की सारी उस क्लास के ऊपर थी, क्लास हमने की ही नहीं है। इसी तरह ही कल फाहद वो पूछ रहे थे कि भाई ये राउटर करना है कि नहीं करना, तो बहुत सारे लोग ग्रुप में यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस बार कुछ समझ नहीं आ रही ना। हालांकि मुझे लगता है कि हमें स्टिक रहना चाहिए जो हमने किया है, जैसे यूज स्टेट किया है हमने, बेसिकली ज्यादा फोकस रखा है हुक्स के ऊपर। यूज स्टेट है उसमें यूज इफेक्ट है और यूज रिड्यूसर है, तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है। ज्यादा फोकस जो है हमारा इन्हीं पे होना चाहिए। और जो मटेरियल हमारे पास शेयर हुआ है ना उसमें सिर्फ एक ही है जिसके अंदर हुक्स के बारे में बताया हुआ है, तो बाकी जो भी है मोस्टली जो मटेरियल है वो क्लासेस से रिलेटेड है। अभी कल मैं जो फर्स्ट जो था ना लिंक उसको मैं पढ़ रहा था तो उसमें 90% क्लासेस के बारे में जो जितने भी एक्सप्लेनेशन दी हुई है क्लासेस से रिलेटेड दी हुई है, यानी उन्होंने बिल्कुल फंक्शन यूज ही नहीं किया हुआ। तो ये समझ में आ रही है कि अब अगर हम वो ना करें और हो सकता है पेपर उसी में से आ जाए। नहीं सर आना नहीं चाहिए, मैं तो जहाँ क्लास आती है मैं छोड़ देता हूँ। नहीं मैं अब वैसे तो यानी यही तो कंफ्यूजन है कि हमें क्लियर नहीं है ना। थोड़ा सा इसमें आइडिया होता ना कि अच्छा अब कासिम साहब ने तो वो शेयर कर दिया है, अब बेसिकली हमने तो क्लास में कवर ही नहीं किया हुआ वो, कैसे करें उसको। अब अगर उसको करना है तो जितना टाइम इसके ऊपर लगाया है उतना ही टाइम उसको चाहिए करने के लिए, मतलब आपको नहीं सर मेरा ख्याल है देखें जो चीज क्लास में कवर की है ना आप वो यूज करें, उसको पढ़ें, जो नहीं की उसको छोड़ दें, वो आना नहीं चाहिए। और शायद ऐसी सी बात सर ने और मुदस्सर ने की भी थी इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, और असूल भी यही है, वैसे ऐसे ही होना चाहिए। वो
यानी पहले जितने भी पेपर आए हैं ना उसमें डिफाइन होता था, अच्छा यार ये पढ़ लो, जी जी, अब यहाँ इससे वो रिलेटेड आप चीज जहाँ से लैकिंग है मर्जी सर। पढ़ लो। हम्म अभी इसके अंदर थोड़ा सा डाउट ये है कि हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमने किससे रिलेटेड पढ़ना है। हाँ, क्लियर कट नहीं है जरा हाँ, चीजें, बिल्कुल। थोड़ा आउटलाइंस होती है ना कि अच्छा सही यार है, ये 1 2 3 4 है, फिर अब आप जहाँ से मर्जी तैयारी करो, जहाँ से आपको अच्छा मिलता है वहां से करो, वो एक अलग चीज है। सही बात है। तो वैसे मैं भी, ये मेरी अप्रोच भी अभी तक यही है कि ज्यादा फोकस जो है जो हमने किया है उसी के ऊपर रखो। जी सर। जी मनसुख साहब। अच्छा जी, मेरे ख्याल में यहाँ पे ये बहुत अच्छा इसमें डिफाइन नहीं हुआ ये जो सेट स्टेट है ना, इसको वर्बली मेरे ख्याल में आसिम भाई आप जरा डिफाइन कर रहे हैं इसको, स्टेट और सेट स्टेट को ना। जी अच्छा, यूज स्टेट मेरा ख्याल है कि हमने काफी उसके ऊपर डिस्कस कर लिया हुआ है। जैसे अहमद भाई ने भी बताया है कि बेसिकली तो अब हम दो चीजों को लेके चलते हैं, एक स्टेट को लेके चलते हैं जो सिंपल है हमारी यूज स्टेट वाली, और दूसरा हम उसको रिड्यूसर को ले लेते हैं, जिसमें मेरे ख्याल कंफ्यूजन भी आ रही थी, मुझे भी साथ कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। अहमद भाई सर तो अगर आप कहें तो मैं आपको स्क्रीन आपको दे दूं। चलिए मैं वो फिर अपना जो कोड है वो शेयर कर लेता हूँ, उसको डिस्कस कर लेते हैं साथ हाँ साथ। चले, मैंने एक मिनट में लेट मी अलाउ यू, चले मैंने कर दिया, अब आप इसको कर लें। सर मैं बस इजाजत चाहूंगा और 2-4 मिनट। बस इंशाल्लाह मेरे ख्याल में थोड़ा सा करते हैं, और क्योंकि काफी देर हो गई, सेट स्टेट और यूज स्टेट को हम कवर कर लेते हैं, और यूज कॉन्टेक्स्ट को मैं आसिम भाई बस ये 2-3 चीजें करा दी। जी जी, मैं वही देख रहा था, ये शेयर कहाँ से करनी है मुझे थोड़ा। वो नीचे शेयर स्क्रीन का ऑप्शन होगा आपके पास, चैट हाँ के जी, साथ। आ गया बिल्कुल। इसको मैं देख लेता हूँ कौन सा है, ये वाला है एग्जैक्टली। हाँ जी जी सर। मनसुख भाई शेयर हो रही है? बिल्कुल हो रही है। थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, मैं थोड़ी कर इजीली लेता हूँ इसको। विजिबल हो जाएगी। अच्छा ये हम एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्कुल अब ठीक है। जी जी ठीक काफी है। बेहतर है। इसको मैं खत्म कर देता हूँ। अच्छा देखिए यहाँ पे जैसे ये सिंपल स्टेट है, हमने एक स्टेट बनाई। अब ये स्टेट हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने या तो हम इसकी एक वैल्यू दे देते हैं, अगर हम इसको बेसिकली मैंने अभी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। अगर ये मैं ऑब्जेक्ट ना बनाता, इसको सारे को मैं यहाँ से, सॉरी, ये इसको हम या तो कोई भी एक वैल्यू दे देते हैं, जैसे इसके अंदर हमने 1 रखा दिया, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब जब भी हम कॉल करेंगे हमें इस स्टेट से हमें 1 मिलेगा, ठीक है। या फिर हम इसके अंदर वैसे ही एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, जैसे ये रखा हुआ है मैंने, इसके अंदर मैंने web3 रखा हुआ है, और ये जो है उसकी आगे इनिशियल वैल्यू जो है प्रॉपर्टी की वो 0 दी हुई है, नल है। अच्छा उसके बाद ये जो मैंने बनाया ना अपनी एप्लीकेशन, ये उससे रिलेटेड है मोस्टली। उसके बाद अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स को भी, अकाउंट्स के अंदर मैंने एक एरे रख दिया है ताकि बाद में मुझे अगर उसके अंदर अकाउंट्स ऐड करने पड़े तो वो उसके अंदर ऐड होते जाएं। फिर कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू हमने नल रखी हुई है। इस तरह से ये सारी चीजें, जैसे ये सेल एंड टाइम है, सेल स्टार्ट टाइम है, बाई रेट है, फंड रेट है, ये मैं आपको भी शो कराऊंगा कहाँ पे हो रहे हैं। तो ये इस तरह से जो है स्टेट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया। अब ऑब्जेक्ट के अंदर हमने प्रॉपर्टी रख के आगे उनकी वैल्यूज, इनिशियल वैल्यू डिफाइन कर दी, और बाद में जैसे हम इसको अपडेट करवाएंगे वो अपडेट होती जाएंगी। यही ये मेरे ख्याल अहमद भाई जैसे डिस्कस कर रहे थे इसको। जी जी। अच्छा अगर हम दूसरी साइड पे जाएं, अगर हम इनको सबको जो है 1 बाई 1 स्टेट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट ना रखें, तो ये देखिए हमारी तकरीबन 12-13 स्टेट बन जाएंगी। तो इसलिए ऑब्जेक्ट वाली जो सिस्टम है या जो तरीकाकार है, मेथड है, वो ज्यादा इजी है। अभी मैं इसको आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको कॉल कर रहे हैं और किस तरह से इसको हम बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना इसके अंदर क्या है? जी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा उसके बाद अब हम इसकी वैल्यूज को अपडेट करवाना है।
ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि हम यूज स्टेट को करवा लें, कि हम यूज स्टेट को यूज करें हुक को और इसकी वैल्यू को अपडेट करवा लें, ठीक है। और दूसरा है, अब उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है हमें, क्योंकि यूज स्टेट सिर्फ और सिर्फ मुझे इसी कंपोनेंट के अंदर मिलेगा। अगर मैंने उसको किसी और कंपोनेंट में लेके जाना है तो फिर मुझे वो प्रॉप वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, जो कि है जैसे सर ने बताया था कि आपको अगर प्रॉप यूज करना है तो वो टॉप टू बॉटम जितने भी चिल्ड्रंस के जितनी भी लेवल्स पे आपको चाहिए होगा सबके अंदर आपको पास करवाना पड़ेगा। यानी अगर एक पेरेंट के आगे 3 चिल्ड्रन है तो आपको 3 में से वो पूरा डाटा गुजर के पास करवा के लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको लास्ट पे अवेलेबल नहीं होगा। इसकी समझ आ रही है? जी हाँ, इसको हम कहा करते थे प्रॉप्स ड्रिलिंग। यानी जी, अब जी। वो चार लेवल की हायरार्की है, पेरेंट से आखिरी चाइल्ड पे पहुंचना है और दरमियान वाले 2 चिल्ड्रन को उसका डेटा नहीं चाहिए, तो लेकिन हमें फिर भी पास करना पड़ता था पेरेंट से चाइल्ड 1 के पास, फिर चाइल्ड 2 के पास, फिर चाइल्ड 3 के पास। तो ये प्रॉप्स ड्रिल हो रहे हैं, प्रॉप्स ड्रिलिंग हो रही है, ये एक तरीका था। सही है, बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, अभी उसको हमने खत्म करने के लिए क्या किया है कि हम क्या करते हैं कि हम ग्लोबल स्टेट को यूज करते हैं और ग्लोबल स्टेट के जरिए इसको किसी भी लेवल पे किसी भी कंपोनेंट के अंदर इसको कॉल करवा के यूटिलाइज करवा लेते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कहाँ पे कॉल हो रहा है, फिर उसके बाद उसको नीचे देख लेते हैं कि कैसे उसको हम कॉल करवा रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ पे जैसे लेट्स से कि हम बैलेंस को देख लेते हैं, जैसे ये बैलेंस ऑफ आ रहा है और ये अकाउंट्स है, अकाउंट्स का बैलेंस है। अच्छा, इसको देख लेते हैं, ये बैलेंस वाले उसके अंदर ये देखें, ये वो यूज कॉन्टेक्ट के जरिए हमने पूरी की पूरी जो है ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कॉल करवाया। अब उसके अंदर जितनी प्रॉपर्टीज या जो जो मुझे चाहिए था वो मैंने यहाँ पे उसको ले लिया। मुझे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, मुझे अकाउंट्स चाहिए थे और बैलेंस ऑफ चाहिए था, वो मैंने यहाँ पे उसे मंगवा लिए और उसको फिर कॉल करवा के और फिर उसको जैसे हमने कहा था कि हम उसको फर्दर एक बैलेंस अपने वेरिएबल के अंदर रखवा के उसको यूटिलाइज करवा लेंगे। जैसे मैंने ये सर वो डीस्ट्रक्चरिंग जो हम बात कर रहे थे, जो हो रही ये है, डीस्ट्रक्चर किया आपने यहाँ पे। अब मैंने क्या किया कि उसको यहाँ पे अपने कॉल करवा के एक वेरिएबल के अंदर रखवा लिया बैलेंस के, ताकि मैं उसको अपने तरीके से इस कंपोनेंट के अंदर यूज कर सकूं और जो पेरेंट है उसको वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब मैं इसके ऊपर प्लस करूं, माइनस करूं, कम करूं, ज्यादा करूं, अभी मेरे पे है, ये वो इस कंपोनेंट के अंदर हो रहा है। अब ये वही बात आ गई जो हम पूछ रहे थे कि पेरेंट पे क्या होगा। अब पेरेंट के अंदर बैलेंस ऑफ वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब हो सकता है कि मैंने यही बैलेंस ऑफ 2 और कंपोनेंट के अंदर यूज करना हो, तो मुझे वही वैल्यू मिलेगी जो स्टेट के अंदर रखी हुई थी, ग्लोबल स्टेट के अंदर, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको करवाया है। अच्छा, अब ये देखें, ये बैलेंस को मैंने एक वेरिएबल में रखाया और फिर इसी बैलेंस को आगे जाके मैं यूज करूंगा। यहाँ पे यूज हो रहा होगा, एक सेकेंड, ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने इसको कॉल करवा लिया कि टोकन बैलेंस और फिर ये क्या आ गया बैलेंस, कि आपका टोकन बैलेंस ये आ रहा है, इसको मैंने यहाँ पे ले लिया। अच्छा, इसकी जो डिस्ट्रक्चरिंग वाली ये एग्जांपल ज्यादा अच्छी है कि अकाउंट्स मैंने लिया कि मैं कह रहा हूँ कि जो जीरो अरे के ऊपर मेरा अकाउंट है वो इस अकाउंट वेरिएबल के अंदर सेव हो जाए। अब ये देखिए, मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे इसको कैसे यूटिलाइज कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं, ये देखिए, ये मैं क्या कर रहा हूँ कि इस अकाउंट के पहले 6 जो है डिजिट मुझे चाहिए, 0 से लेके पहले 6 डिजिट दे दो, फिर उसके अंदर स्टैरिक ऐड करो, कॉन्कैटिनेट करो और फिर अगले 38 से लेके 4 डिजिट मुझे फिर दोबारा दे दो स्ट्रिंग के। और वो जो जैसे वो मेरी ऐप में शो हो रहा था कि पहले 6 नंबर आते थे आपके एड्रेस के, पूरा एड्रेस भी शो नहीं होता था और फिर ये स्टार्स आ जाते थे और फिर आखिरी 4 आते थे, वो ऐसे हो रहा था। और ये सारा का सारा एक टर्नरी ऑपरेटर के जरिए हम जो है वो कर रहे हैं कि अगर अकाउंट है तो फिर ये करे, अगर अकाउंट नहीं है तो फिर खाली वो स्ट्रिंग दे दे। ये वो डिस्ट्रक्चरिंग होगी सारी हमारी, और फिर उसके ऊपर फर्दर हमने जो फंक्शन परफॉर्म करने थे वो कर लिए। ठीक है, ये ग्लोबल स्टेट का एक हमने देख लिया कि कैसे ग्लोबल स्टेट यूज हो रही है। जी नसूर साहब। आसिम भाई, ये यूजर कंटेक्स्ट क्या है? अच्छा, कौन सा, ये वाला? नहीं, इसके आगे जो आपने ब्रैकेट्स में लिया हो, ये वाला, ये हमारी ग्लोबल स्टेट अच्छा है। ये, हाँ जी वो सही कह रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ तक हो गया। अभी हम वापस उसी पे चलते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था।
अब वो आपको पता चल जाएगा क्या है। अच्छा ये देखें, ये हमने ग्लोबल स्टेट रखी थी, मैंने उसका नाम यूजर कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमने ये सीखा था कि जो ग्लोबल स्टेट है वो कैसे जो ग्लोबल ये हमारा है, सॉरी सॉर्ट ऑफ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट कह लें, वो बेहतर वर्ड है शायद जो है वो कैसे हमने क्रिएट करना है, हमने उसका रखा था कि हम उसको क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करेंगे। अच्छा ये वाला जो है आप अभी इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाएं, उसका तरीका ये है कि क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करें और उसके अंदर हमने क्या पास करना है कि जो हमारी इनिशियल स्टेट होगी, ये देखें ये इनिशियल स्टेट यहाँ पे आ गई, मीन्स कि ये वाली स्टेट अब जहां जहां पे हम इसको यूटिलाइज करेंगे, कॉल करेंगे, वहां पे ये स्टेट अवेलेबल होगी। यहाँ पे मैंने आगे इसको कॉल किया, ठीक है, वो क्रिएट कर रहे थे, ये यूज कॉन्टेक्स्ट है। अब इसका तरीका ये क्योंकि कीवर्ड्स हैं हम इसको एज इट इज रहने देंगे। किसको मैंने करना है, यूजर कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है, यूजर कॉन्टेक्स्ट आ गया। अब उसमें से मुझे क्या चाहिए, उसमें से मुझे ये 1 2 3 4 चीजें चाहिए, वो मैंने 4 चीजें कॉल करवा दी। अब ये 4 चीजें इस कंपोनेंट के अंदर मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है सर। मैं सिर्फ एक चीज इसको थोड़ी सी शायद उससे समझने में कुछ आसानी हो कुछ लोगों को। हम देखें कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब होता है। इंग्लिश में जब हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, उर्दू में हम उसे कह सकते हैं सियाको सबाक, ठीक है। कहिए आप क्या कहते हैं ना, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो इस बात का सियाको सबाक क्या है, ठीक है। तो सर हम ये करते हैं कि हम उसे बताते हैं एक कॉन्टेक्स्ट बना दो, एक सियाको सबाक बना दो। अब आसिम भाई जरा उस वापस पिछली दूसरी फाइल में जाइए। यहाँ पे हमने क्या कहा कि एक कॉन्टेक्स्ट बना रहे हैं और उस कॉन्टेक्स्ट में एक ऑब्जेक्ट दे रहे हैं इनिशियल स्टेट का। अब जो भी इस कॉन्टेक्स्ट को यूज करेगा, इस सियाको सबाक को यूज करेगा, वो समझ जाएगा अच्छा बात ऐसे ऑब्जेक्ट की हो रही है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम web3 है, एक का नाम अकाउंट्स है जो कि अरे है, एक कॉन्ट्रैक्ट है एंड सो ऑन। तो जब वो उस सियाको सबाक को समझ लेगा तो उसमें से अपने काम की चीजें निकाल सकेगा। स्ट्रक्चरिंग जैसे आसिम भाई ने दूसरी फाइल में जाके वहां पे उन्हें जो जो चीज चाहिए थी, ये जो 12-15 प्रॉपर्टीज हैं उनमें से वो 3-4 अपने काम की निकाल ली और फिर उन पे काम शुरू कर दिया। तो ये इस तरह है कि एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट बन जाता है, कि एक रेफरेंस बन जाता है, एक सियाको सबाक बन जाता है, जिसे समझ के सारे जितने कंपोनेंट्स उसके अंदर हैं वो समझ के काम कर लेते हैं कि अच्छा ये चीज मेरे पास अवेलेबल है और ये मैं दूसरे तक भी पहुंच, मैं अपडेट कर दूंगा दूसरे को भी मिल जाएगी, क्योंकि एक वो कॉमन प्लेस बन जाती है। जी प्लीज कंटिन्यू। बात ये कि मुझे आज ही समझ में आया कि ग्लोबल स्टेट क्या होती है, पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रही है। जबरदस्त। अच्छा आवाज आ रही है? जी आसिम भाई आगे चलिए, बिल्कुल आगे चलिए। अच्छा यहाँ तक हो गया क्लियर? अच्छा यहाँ पे ये है कि क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, क्रिएट, जब भी हमें ग्लोबल कोई भी स्टेट बना तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट उसका वर्ड ये यूज होता है। जी ये देखिए ना, हमने पहले हुक है, पहले यहाँ पे ये हुक कॉल करवाई। अब आप बाकी को भूल जाएं, सिर्फ ये हुक देखिए कि पहले मैंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट की कॉल करवाई है, ये कहाँ से आ रही है, रिएक्ट से आ रही है, ठीक है। उसको यहाँ पे मैंने क्रिएट करवा लिया और क्रिएट करवा के मैंने एक वेरिएबल के अंदर रखवा दिया, उसका नाम मैंने यूज कॉन्टेक्ट दिया है। आप कुछ भी दे सकते हैं जो भी आपको इजी लगे। अब उसको मैंने एक्सपोर्ट करवाया है। अब ये एक्सपोर्ट क्यों करवाया है, क्योंकि मुझे कहीं और पे यूटिलाइज करना है। अगर मैं ये एक्सपोर्ट नहीं करूंगा तो ये कहीं और अवेलेबल नहीं होगी मेरे लिए, लोकल बन जाएगी, वहां इंपोर्ट कर सकते हैं हम इसको। अच्छा फिर मैं क्यों बार बार ये कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं दिखाना चाह रहा, ताकि ये बेसिक जो है ना क्लियर हो जाए, फिर आगे खुद ब खुद ही चलता जाएगा। अब मैंने वहां पे आके, अब मुझे यहाँ पे चाहिए था इस कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, मुझे इस कंपोनेंट के अंदर बैलेंस चाहिए था। तो मैंने क्या किया कि अच्छा यार मेरे पास यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये पूरे का पूरा जो इनिशियल स्टेट है वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। पहले मैं उसको यूजर कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया, क्योंकि वहां से मैंने एक्सपोर्ट किया था, ठीक है, इस पाथ के जरिए। और फिर इसका दूसरा तरीका है कि जब आपने ये यूज करना होता है तो फिर आप यूज कॉन्टेक्स्ट को लिखते हैं और उसके पैरामीटर में इसको कॉल करवा लेते हैं। अच्छा अब ये कॉल हो गया, अब मुझे इसमें से क्या चाहिए, अब मैं उसको एक वेरिएबल के जरिए यहाँ पे मंगवा लूंगा और फिर उसको यूटिलाइज कर लूंगा। ठीक है जी यहाँ तक?
बिल्कुल तो बिल्कुल मंगवाने का तरीका जो है आसम भाई वैसे ही होगा जैसे जैसे हमने प्रोवाइडर में दिया होगा नहीं, प्रोवाइडर, उसको हाँ जी, डीस्ट्रक्चर करने का। जी जी जी। देखिए प्रोवाइडर के अंदर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमें फिर इसके 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है कि आपने क्रिएट करना है, क्रिएट करने के बाद आपने फिर इसको सही प्रोवाइड करना है चिल्ड्रंस को, ठीक सही। है। अब तीसरा स्टेप जो है फिर इसको यूज करना है। जैसे इरफान भाई पूछ रहे थे कि यार ये यूज कैसे होगा, ठीक है। तो फिर हम इसको यूज करवा रहे हैं यहाँ पे। ये हमने क्रिएट किया, इसके अंदर हमने इसको प्रोवाइड किया कि भाई ये जो है ग्लोबली जो है ना प्रोवाइड हो। अगर हम प्रोवाइडर नहीं देंगे और खाली इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो वो वहां पे अवेलेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये देखें यहाँ पे हम इसको कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर इसको प्रोवाइड कर रहे हैं इसके जरिए। और फिर अगर हम ऐप के अंदर जाएं, मेरा यहाँ पे ख्याल है, एक पे सवाल कर लूँ जी उस पे प्रोवाइडर में अगर वापस आ जाए आप तो। हाँ यहाँ तो पे, ये जो जी यूजर कॉन्टेक्स्ट है अब ये सब प्रोवाइडर को अवेलेबल है मगर वैल्यू की सूरत में, ऐसा ही है। जी जी। अब ये भी वेल इसका एक तरीका है, मैंडेटरी है कि आपने जब इसको प्रोवाइडर के जरिए देना है तो इसमें वैल्यू लाजमी पास करनी है। अब पूरा अगर जो आप इसमें, स्टेट है अभी वैल्यू के अंदर है। अच्छा इसमें हम, हाँ जी, इसमें देखें आप कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं जो आपको चाहिए। मुझे क्या चाहिए था, मुझे ये पूरी इनिशियल स्टेट चाहिए थी। तो हमने क्या किया, पूरी इनिशियल स्टेट पास कर दी जिसके अंदर पूरा एक ऑब्जेक्ट है और डिस्पैच का मेथड पास कर दिया। ये एक उसको मेथड है। हमने एरे दे दिया बेसिकली, हाँ जी वैल्यू को हमने। जी। ठीक इसके अंदर अगर मैं एरे इसके है। अंदर कुछ और पास जी जी करवाना चाहूँ तो यहाँ मैं कॉमा लगा के उसके अंदर और भी कुछ पास करवा सकता हूँ, यानी मैं अपनी पूरी लॉजिक इसके अंदर पास करवा सकता हूँ जो मुझे चाहिए। और वो जो मैंने हर सही, चाइल्ड को, ये जो चिल्ड्रन का वर्ड है ना, जो हाँ जी, हर चाइल्ड को ये मिल जाएगा क्योंकि वो प्रोवाइडर के अंदर हमने लिख दिया, उसको सही प्रोवाइड हो जाएगी वो चीज। अच्छा। अब ये बिल्कुल चाइल्ड कहाँ से आएंगे, अब ठीक। ये भी देखने वाली बात है। अब मैं जाता हूँ एप्स के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। देखें अब वो चिल्ड्रन क्या कहाँ से आएंगे, ये जो है कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, ठीक है, यहाँ से लेके इस टैग तक जितने भी कंपोनेंट होंगे वो सारे के सारे इसके अंदर कवर होंगे। यानी वो जो ग्लोबल स्टेट है वो इन सब कंपोनेंट के अंदर अवेलेबल होगी। अब इनमें लेट्स से से, अच्छा मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि प्लीज प्लीज हाल ही इसमें नहीं है कंटिन्यू। इनके, अगर जो इसके अंदर कंपोनेंट, अगर इस कंपोनेंट के अंदर अगर चाइल्ड कंपोनेंट है और उसके अंदर भी एक चाइल्ड कंपोनेंट है तो उसमें भी अवेलेबल होगी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, फुल हायरार्की। यानी मतलब वही है कि अगर हम सुपर सेट की बात करें तो जितने उसके अंदर है उनको अवेलेबल होगी क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ द प्रोवाइडर, दे आर इनसाइड द प्रोवाइडर। अच्छा, अगर इसको हम हेडर को इससे बाहर निकाल देंगे और div के अंदर इसको रैप कर देंगे तो फिर ये हेडर के अंदर अवेलेबल नहीं होगा। ऐसे ही है ना जी अमेज़न? जी बिल्कुल ऐसे। जी। अच्छा, अब हम आते हैं वापस उसी जगह पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। एक सेकंड, मेरा ख्याल है ये वाला है। अच्छा जी। और अच्छा अगेन सिर्फ एक छोटी सी बात कि कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर भी इज जस्ट द नेम ऑफ द वेरिएबल। आप वहां पे कुछ भी दे सकते हैं, उसे एक्सपोर्ट करें और वहां जाके इंपोर्ट करें app.js के अंदर, तो अब वही आप यूज कर सकते हैं। माई कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर कर दें, माई एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर कर दें, कुछ भी कर दें। वो तो जैसे यहाँ पे लाइन 27 में कुछ भी दिया जा सकता क्योंकि ये जैसे ये कॉन्स्ट है ना, यानी ये है। वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल का नाम है, ये भी एक वेरिएबल का नाम है, लेकिन ये कीवर्ड्स हैं, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है बिल्कुल। और यूज रिड्यूसर है। यूजर कॉन्टेक्स्ट तो यहाँ से आ गया ना हमारे पास, ये वाला। नहीं, यूज रिड्यूसर। हाँ यूज रिड्यूसर, बिल्कुल। ये तो एक फंक्शन है ना, जो हुक है ना, जो हमने इंपोर्ट की है। अच्छा, ये आ गया वो हमारा यूज इफेक्ट का जो मैं आपको बता रहा था। ये देखिए, ये यूज इफेक्ट है। अगर आप ये देखेंगे ये ब्रैकेट, तो ये एक फंक्शन है, उसके अंदर हमने फिर एक और सॉरी ये एक पैरामीटर है, उसके अंदर हमने पूरा फंक्शन एक कॉल किया हुआ है। ये लोड ब्लॉकचेन का। दो चीजें यहाँ पे आसम भाई मुझे कंफ्यूज करती है हमेशा। देखिए एक तो हम ये काम कर रहे हैं, हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कर दिया, हमने स्टेट बना दी, इसके अंदर हमने जो भी इनिशियल का जो भी स्टेट थी हमने उसको पास कर दी, ठीक है ना। जी जी फिर उसका उसी का हमने प्रोवाइडर बना दिया यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के अंदर के ये जो भी है यूजर कॉन्टेक्स्ट में अब इसके अंदर है, सही है ना।
जी जी। अब फिर हमने उसके अंदर यूज रिड्यूसर भी यूज किया हुआ है, जिस उसकी स्टेट हम उस कॉन्टेक्स्ट को दे रहे हैं, तो डायरेक्टली हम उसको क्यों नहीं यूज कर रहे? उसके अंदर भी देखिए हमने वही स्टेट दी हुई है इनिशियल, तो यूज रिड्यूसर के जरिए, स्टेट के जरिए हम उसको यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। एक जो जो स्टेट मैनेजमेंट है ना, वो दो तरह से होगी। एक, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। एक है यूज स्टेट के जरिए और दूसरी है यूज रिड्यूसर के जरिए। अच्छा, जो यूज स्टेट है वो उसमें और इसमें क्या फर्क है? यूज स्टेट सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल होती है लोकली, यानी उसी कंपोनेंट के अंदर। जो यूज रिड्यूसर है ये भी स्टेट मैनेजमेंट है, लेकिन ये अवेलेबल होती है ग्लोबली। अब यूज स्टेट जो है उसके जरिए हम सिंगल या दो या तीन जो है वो कंपोनेंट जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हम ले सकते हैं। अब जो यूज रिड्यूसर है वो डायनेमिक है, ज्यादा के लिए होती है। जैसे मैंने यहाँ पे तकरीबन कोई 12 या 13 जो है वो प्रॉपर्टीज ली हुई हैं और डिफरेंट ली हुई हैं, जिसमें स्ट्रिंग भी है, वो भी है, एरेज भी हैं, ठीक है, और मेरे ख्याल ये नंबर्स भी हैं, ठीक है, और टेक्स्ट भी है। तो ये यहाँ तक फर्क आपको क्लियर हो गया? सही। तो मेरा ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमने इनिशियल स्टेट रखा है यूज रिड्यूसर के अंदर, इसकी जगह हम यूजर कॉन्टेक्स्ट को भी रख सकते हैं, बात एक नहीं होगी या कुछ चेंज है इसमें? इसके अंदर दोबारा रिपीट कीजिए। जैसे यूज रिड्यूसर हमने यूज किया है, उसके अंदर तो एप रिड्यूसर है जो जो डायरेक्शन लेगा और डेटा को मैनिपुलेट करेगा। उसके अंदर जो उसकी वैल्यू तो ये यहाँ पे ना इनिशियल स्टेट पे, तो इनिशियल स्टेट की जगह हमने जो पहले ही यूजर कॉन्टेक्स्ट का एक वेरिएबल बना लिया है स्टेट, तो उसको हम यहाँ पे रख सकते हैं। अच्छा, अब जब यूज रिड्यूसर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर हम इनिशियल स्टेट को या यूजर कॉन्टेक्स्ट को रख देंगे, ठीक है, तो ये जो हमारी स्टैटिक वैल्यू है ये यहाँ पे आ जाएंगी। तो फिर हम इसको अपडेट कैसे करेंगे? नहीं, ऐप रिड्यूसर में नहीं। देखिए जैसे हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट किया, आप ये कहते हैं ना कि यहाँ पे ये ऐप रिड्यूसर की है। अच्छा, उसके बाद जो डेटा इनिशियलाइज हो रहा है वहाँ पे इनिशियल स्टेट हम रख रहे हैं, तो इसकी जगह पे हम यूजर कॉन्टेक्स्ट नहीं रख सकते? उसके अंदर भी तो यही स्टेट है। नहीं, देखें वो टाइप का फर्क है। देखें अच्छा। इनिशियल स्टेट क्या है, इनिशियल स्टेट, और ये मेरे ख्याल में ये ऑप्शनल है। आप ये इनिशियल स्टेट ना दें, इट्स लाइक अ डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। ये आपने वो दे दी, और चलें मैं कहता हूँ अगर 1 मिनट के लिए ऑप्शनल ना भी हो, लेकिन वो जो आपका क्वेश्चन है ना, इनिशियल स्टेट इज आवर ऑब्जेक्ट, जो कि आसिम भाई ने ये ऊपर बनाया है, जो कि लाइन 4-5 से शुरू होता है और ये 21 तक जाता है, ठीक है। लेकिन अब क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्या रिटर्न कर रहा है? क्रिएट कॉन्टेक्स्ट उस ऑब्जेक्ट को लेता है और उस ऑब्जेक्ट को लेके एक और टाइप का वेरिएबल रिटर्न करता है। यानी इनिशियल स्टेट का ऑब्जेक्ट और यूजर कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, वो फर्क है। ये बिल्कुल उसी तरह के अगर आपका एक मेथड बूलियन एक्सपेक्ट करता है और आप उसको स्ट्रिंग दे दें तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ठीक है, पहला डिफरेंस तो ये है। हाँ, जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को भी आपने इनिशियल स्टेट पास किया और यूज रिड्यूसर को भी इनिशियल स्टेट पास किया, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी स्टेट का ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसलिए हमें दोनों को सेम चीज पास करनी पड़ी। अदरवाइज वो जो बिल्कुल देखें, यूज रिड्यूसर इज अ डिफरेंट मेथड, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट इज अ डिफरेंट मेथड। वो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करके देता है जो कि एक और सॉर्ट ऑफ क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, और वो आपने यूजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर रख दिया। वो चीज आप इनिशियल स्टेट को पास नहीं कर सकते, क्योंकि इनिशियल स्टेट इज एन ऑब्जेक्ट जो कि आसिम भाई ने अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से बनाया है। वो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में नहीं उसे यूं जानता, और अगर जानता है तो वो उसने अपना काम करके एक चीज रिटर्न की जो हमारे कॉन्टेक्स्ट बनाने में काम आई, ना कि इनिशियल स्टेट के लिए। तो इसलिए वो दोनों ऑब्जेक्ट्स कंप्लीटली फर्क है, उनकी टाइप फर्क है। तो हम यूजर कॉन्टेक्स्ट नहीं दे सकते, वहां इनिशियल स्टेट ही देनी पड़ेगी, यानी वहां वो ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा जो हमारी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। यूजर कॉन्टेक्स्ट हमारे कॉन्टेक्स्ट को तो रिप्रेजेंट करता है, स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये बुनियादी बात है। सही। अच्छा, एक और चीज है जो मैं समझा हूँ यहाँ तक अहमद भाई, कि ये जो इनिशियल स्टेट है, ठीक है, ये आ रही है यहाँ से,
ठीक है, बिल्कुल, जी जी। अब लेट्स से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 से। ये इनिशियल स्टेट पास हुई रिड्यूसर के अंदर, ठीक है। जब ये पूरा एक सर्कल चल के इसकी वैल्यूज अपडेट हो जाती हैं, फिर ये एट द एंड यहाँ पे आती है, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ऐप रिड्यूसर जो है, अगर ऐप रिड्यूसर ये जो लाइन है, जो यूज रिड्यूसर दो चीजें ले रहा है, एक रिड्यूसर का मेथड ले रहा है और एक इनिशियल स्टेट ले रहा है। जो रिड्यूसर का मेथड है उसका नाम हमने ऐप रिड्यूसर मैंने यहाँ पे दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं। जी जी बिल्कुल। अब उसके अंदर दो चीजें हैं, एक स्टेट है और एक एक्शन है। बिल्कुल। अब वो स्टेट कहाँ से लेगा? ये वाली जो स्टेट है वो यहाँ से लेगा। जब मैं रिड्यूसर के अंदर जाऊंगा, वहां पे तो आप state.web3 या state.accounts आपने किए हुए होंगे ना वहां पे। हाँ जी, ये देखिए, जब मैं रिड्यूसर के एक्शन के अंदर जाता हूँ तो वो ये मुझसे स्टेट ले रहा है और एक्शन ले रहा है। अब जो ये स्टेट है ये कहाँ से आ रही है? ये स्टेट ये वाली इनिशियल स्टेट आ रही है। मींस कि इस इनिशियल स्टेट को अपडेट करो, और किसके जरिए अपडेट करो? जो ये एक्शंस यहाँ पे परफॉर्म होंगे उनके जरिए अपडेट करो। अब एक्शन के अंदर मेरे पास एक्शन डॉट टाइप के जरिए मुख्तलिफ एक्शंस आ रहे हैं। अब उन एक्शंस के अंदर मेरे पास डाटा आ रहा है और वो उसके अंदर इस स्टेट के अंदर 1 बाय 1 जाके इन प्रॉपर्टीज को अपडेट करता जा रहा है। अब जब ये प्रॉपर्टीज अपडेट हो जाती हैं, उसके बाद वो इनिशियल स्टेट यहाँ पे आके यूजर कॉन्टेक्स्ट के वेरिएबल के अंदर सेव हो जाती हैं, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं। सर लेकिन देखें, मैं समझता हूँ जब पहली दफा एप्लीकेशन चलती है तो इनिशियल स्टेट में उसकी आपकी वो वैल्यूज हैं जो आपने, यानी एज द नेम सजेस्ट कि वो इनिशियल हैं, यानी नल्स हैं, एम्प्टी अरेज हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो आपको शुरू में, या आपने अगर कुछ उनमें वाकई रखवानी, आपका कोड लॉजिक ऐसा कहता है, तो उस केस में जब पहली दफा एप्लीकेशन चलेगी तो देखें आपको शुरू में तो खाली चीजें नजर आएंगी ना, तो वो इनिशियल स्टेट यानी ये हो रहा है कि साइमल्टेनियसली वो दोनों जगह पे जो है अवेलेबल हैं सेम वैल्यूज। जी हाँ, वो वही चीज उन्हें जो एम्प्टी है ना वो मिल रही है। वो देखें, ऐप रिड्यूसर का काम ये है कि जिस वक्त आप, जिस तरह हम सेट स्टेट आपने इक्वेट किया शुरू में और बिल्कुल ठीक इक्वेट किया सेट स्टेट को और यानी सॉर्ट ऑफ ऐप रिड्यूसर को या यूज रिड्यूसर को, कि ये हमें हमारी मतलब का या हमारे मकसद का लॉजिक लिखने की इजाजत देता है, जैसे आपने अभी अपने रिड्यूसर में दिखाया कि हमने किस वेरिएबल को अपडेट करना है, किस वैल्यू से अपडेट करना है एंड सो ऑन। वहां तो हमें सिर्फ सेट मिल जाता है। यहाँ पे हम जब इसको सेट करवाएंगे तो जैसे जैसे ये सेट होना चाहेगा वैसे वैसे हो जाएगा और उस वक्त स्टेट चेंज होती जाएगी। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसे आपने कहीं कहाँ कॉल किया है, कोई एक वैल्यू फॉर एग्जांपल कहाँ कोई Web3 में रखवाई होगी या कहीं वो एक दिखाएंगे लाइन एक में कहीं, या किसी में भी कोई एक स्टेट को चेंज किया हो आप? एक सेकंड, एक्चुअली मुझे इसको थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा। एक मिनट। अच्छा जी, हेडर इसमें किसी में बैलेंस में चले जाइए जैसे। हाँ, जैसे ये बैलेंस के अंदर, लेकिन ये तो कॉल हो रहा है ना सारा। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट से आ रहा है, अकाउंट्स कॉल हो रहे हैं, जैसे ही वो अटैच उसको इनेबल करेगा तो अकाउंट्स की वैल्यू इसमें आ जाएंगी। वो आपको यहाँ से चेक करना पड़ेगा। एक सेकंड, ये Web3 में जाके चेक होगा। जैसे हमने ये बैलेंस कॉल करवाया है, ये देखिए बैलेंस ऑफ कॉल, बैलेंस ऑफ आया, ये बैलेंस हो गया, कंसोल किया, डिस्पैच, ठीक है, डिस्पैच हो रहा है ना जी बिल्कुल। अब डिस्पैच में सेट बैलेंस ऑफ बेसिकली कॉल हो रहा है। तो लेकिन ये बैलेंस ऑफ रिड्यूसर में जाइएगा एक मिनट। हाँ, ये नहीं, ये एक्शन में आएगा, ठीक है। ये सेट बैलेंस ऑफ जो है ये एक्शन में आएगा मेरे पास। अब इसको मैं यहाँ पे, यहाँ आप पेलोड और टाइप बताएंगे। हाँ जी, एक्शन के अंदर सिंबल है, ऊपर सेट अकाउंट्स आ गया, कॉन्ट्रैक्ट नेम सिंबल यहाँ पे आना चाहिए ना, ये आ गया, ठीक है। ये वेरिएबल बन गया, यहाँ पे ये बैलेंस ऑफ ले रहा है पेलोड के जरिए, पेलोड आ गया हमारा और आपने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, सही है। अब वो जो ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ,
हाँ, ये सेट टाइप बैलेंस ऑफ आ गया, इसको हम बिल्कुल। लेंगे रिड्यूसर के अंदर। ओके, टू मैनी, ये आ गया। तो ये यहाँ पे सेट बैलेंस ऑफ आ गया, और ये स्टेट के अंदर वो उसको स्प्रेड कर रहा है, और फिर उसके अंदर ये पेलोड ऐड जो कर रहा है। पेलोड आपके पास आ रहा है वो आप पे है। तो अहमद भाई, इसमें आसिम भाई वाली बात थोड़ी टच नहीं कर रही कि यूज रजिस्टर उसको कॉन्टेक्स्ट को दे रहा है वापस? नहीं, होगी तो कॉन्टेक्स्ट में चेंज, बिल्कुल। देखें, कॉन्टेक्स्ट तो अपडेट हो रहा है, उससे तो कोई इनकार नहीं। मकसद ही ये है हमारा कि जैसे कोई वैल्यू चेंज होती है पूरा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाए, तो वो अपडेट हो जाए इनफैक्ट। तो वो तो हो रहा है, वो तो काम यही करेगा। देखें, जैसे आसिम भाई ने शुरू में कही थी, ये बात हमें समझनी है कि सॉर्ट ऑफ जो सेट स्टेट है ना, जो हमें यूज स्टेट से मिलता है, या फॉर एग्जांपल यूज स्टेट से हमें एक वेरिएबल मिलता है और एक उसका सेटर मिलता है, अगर मैं यूं कहूं। हाँ बिल्कुल। तो वही काम यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट भी करता है कि ठीक है, हमारी एक स्टेट है और एक उसके सेटर हैं, लेकिन अब सेटर हम खुद लिखते हैं, ये सेटर हाँ। लिखे हुए हैं। ये देखें, लॉजिक वही है, लेकिन एक्सपैंड हो गया और थोड़ा कस्टमाइजेबल हो गया, हमने अपनी मर्जी के हिसाब से कस्टमाइज कर लिया। लेकिन डीप डाउन अगर मैंने एक सेंटेंस में बताना होगा तो वही है कि एक मेरा ऑब्जेक्ट है और एक उसका सेट है। यूज स्टेट भी यही करता है, और ये सॉर्ट ऑफ ये जो है हमारी कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर रहते हुए भी हम जो कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं और सारा कुछ, और फिर रिड्यूसर ये हम अचीव वही करना चाह रहे हैं, लेकिन एट अ बिगर लेवल, ग्लोबल लेवल पे वो रिड्यूसर जी जाके कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ऐसी चीज है। थैंक यू आसम भाई फॉर गिविंग टाइम। बहुत टाइम ले लिया नहीं हमने। सर, मैं भी आप लोगों से सीख रहा हूँ, मैं कौन सा तो हम मिलजुल के ही कर रहे हैं सब लोग। आसिम भाई, इसका मतलब कि जो ग्लोबल स्टेट है वो इनिशियल स्टेज को की वैल्यू रखने के लिए है, और यूज रिड्यूसर जो है इसको दो लफ्जों में बयान करें तो किस तरह करेंगे आप? अच्छा, यूज रिड्यूसर को आप ना सिर्फ ऐसे ही देखें जैसे आप सेटर गेटर के फंक्शन को देखते हैं ना, हमारे पास एक स्टेट है और हमने उसको सेट करना है। अच्छा, अभी देखें, एक चीज जो है ना, बहुत सारे, मैं भी उसमें पहले कंफ्यूजन में था कि भाई ये क्या हो रहा है। आप इसको छोड़ के ना हम एक ओवरव्यू लेते हैं, सही है। ओवरव्यू ये है कि हमारे घर में जो है 5 रूम है, ठीक है। अब उन 5 रूम के अंदर हमें ना कोई डाटा चाहिए, सही है। अब वो डाटा कैसे आएगा? अब या तो वो प्रॉप्स के जरिए हम पहले एक रूम में पास करें, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। जी अहमद भाई, ऐसे ही है ना? एक तरीका ये है, प्रॉप्स के जरिए हम पास कर दें। अब दूसरा तरीका ये है कि हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के जरिए पास करते हैं। अब ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हमने एक बना दिया, वो मेन रूम में है। अब वहां से हर जिस रूम को चाहिए वो अपने अपने हिस्से का डाटा जितना जितना उसको चाहिए वो ले रहा है। कॉमन जगह बना दी। कॉमन जगह बना दी, यहाँ तक क्लियर है। अब सब आपका प्रॉब्लम ये खाना है, हो गया। अच्छा अब प्रॉब्लम ये है कि वो डाटा कहाँ से आएगा? क्यों जी अमित भाई? अब प्रॉब्लम ये है कि वो डाटा कहाँ से आ रहा है। अब मुझे अगर ये एक डाटा है, उसके अंदर नाम आ रहा है आसिम, और फिर जो क्लास आ रही है, एज आ रही है, अब मुझे उसको अपडेट करवाना है। अब ये वो कैसे होगा? अब उसका तरीका ये है कि हम यूज रिड्यूसर यूज करेंगे उसको अपडेट करवाने के लिए, ठीक है। अब सवाल ये है कि हम यूज रिड्यूसर ही क्यों करेंगे? वो हमने पहले क्लियर किया है कि ये बिगर लेवल पे बड़ी एप्लीकेशन के लिए है, जिसके अंदर हम मल्टीपल चीजें रख सकते हैं और सेम टाइम पे अपडेट करवा सकते हैं। तो अब डिफरेंस ये है कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट सिर्फ आपको उसकी एक्सेस प्रोवाइड करेगा, उसको डाटा को अपडेट नहीं करेगा, जबकि यूज रिड्यूसर जो है वो जो एक्सेस प्रोवाइड हो रही है उसको अपडेट करवा रहा है। जी मतलब मैं थोड़ा समझा पाया हूँ कि नहीं? जी बिल्कुल। बस आखिर में जाते जाते ना, जी मैं किधर गई जूम, ये आप अपनी स्क्रीन पे अगर ये खोल लें तो शायद इससे कुछ रोशनी सी मिल जाए। चैट में हमने भेजा जी। इसको मुझे शेयर करा। अच्छा, ये शेयर हुआ है जो मैंने किया है? नहीं, वो कोड ही नहीं आया। अच्छा, न्यू शेयर करना पड़ेगा, एक सेकेंड। ये चलें, बाकी सबके पास चला गया होगा, वो खोल लें अगर खोलना चाहते हैं तो। हो गया सर? जी हो गया। जी जी।
देखिए यूज रिड्यूसर पे सबसे पहले तो उसने चीज लिखी कि इट्स एन अल्टरनेटिव टू यूज स्टेट। अब हमें थोड़ी सुकून, क्योंकि यूज स्टेट को हम जानते हैं कि यूज स्टेट हमें क्या करता है, हमें एक स्टेट वेरिएबल और उसका सेटर प्रोवाइड कर देता है। तो यूज रिड्यूसर उसका अल्टरनेटिव है। एक्सेप्ट्स अ रिड्यूसर ऑफ टाइप स्टेट एंड एक्शन न्यू स्टेट एंड रिटर्न्स द करंट स्टेट पेड विद द डिस्पैच मेथड। ये भी हमने देखा कि वो एक स्टेट और साथ उसके एक डिस्पैच मेथड को करता है। अच्छा, एक मिनट के लिए नीचे आ जाएं। यूज रिड्यूसर इज यूजुअली प्रेफरेबल टू यूज स्टेट किस वक्त? when you have complex state logic that involves multiple sub values or when the next state depends on the previous one। यानी अब देखें, complex state है, जैसे हमारा पूरा एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था और हमने मल्टीपल जगहों पे उसको एक्सेस कराना है, तो हम बजाय इसके कि यूज स्टेट में भी रखते हैं और उसके अंदर स्टेट लॉजिक भी इन्वॉल्व है। जैसा अभी तो हम सिंपल कर देते हैं कि ये काम हो जाए वो काम हो जाए, लेकिन अगर हमने वहां कोई लॉजिक लिखना है, कुछ और करना है, तो हम वो भी कर सकते हैं और इवेंचुअली हम वो वैल्यू रिटर्न करा देंगे। तो इसको मेरा ख्याल थोड़ा सा देख लो। तो also lets you optimize performance for components that trigger deep updates because you can pass dispatch। ये अब इसकी नहीं समझ आ रही बहरहाल लेकिन यहाँ से थोड़ी सी मेरा ख्याल है कुछ हमें थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। स्पेसिफाइंग द इनिशियल स्टेट, यहाँ से थोड़ा सा देख लें तो शायद क्लैरिटी आ जाए। पता नहीं मैंने क्लैरिटी लाया हूँ कि मुश्किल में डाल दिया। नहीं, मुश्किल में नहीं। आसिम भाई ने जो मिसाल दी थी ना, उसमें मैं काफ़ी समझ गया कि पहले तो हमने ग्लोबल स्टेट के जो वेरिएबल्स रखे, उसको चेंज करने के लिए मीडियम जो यूज़ होता है वो मीडियम है यूज़ रिड्यूसर। बिल्कुल मैं समझ गया। यूज़ इफेक्ट का क्या काम होगा, ये इसको कल देख ले। मेरे ख्याल में आसिम भाई ने बता तो दिया था, बाकी हाँ आप लोग जैसे मुनासिब समझे। मैं अब वाकई इजाजत चाहूंगा। आप नहीं, हम सभी इजाजत लेते हैं। और यहाँ तक का सेशन बहुत शानदार हो गया माशाल्लाह, और बल्कि काफी चीजें जो कंफ्यूजिंग थी काफी क्लियर हो गई। होप के बाकी पार्टिसिपेंट्स भी उनको काफी क्लैरिटी आ गई होगी। और हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा कल और दिन में हम लोग स्टडी कर लें और रात में फिर एक सेशन अगर मुमकिन हुआ तो जरूर कर लेते हैं। ठीक है, बेहतर है। बाकी ये है कि अभी हमें ना कुछ ब्रेक आएगी उसमें शायद एग्जाम्स के बाद, तो मंसूर भाई कोशिश करें कि सब लोग जो है वो ग्रुप में रहें और हम लोग इसको लेके चलते रहें, क्योंकि अगर हमने ये कोडिंग ना की बिटवीन दिस, मेरा ख्याल है कि 1-1.5 मंथ का ब्रेक होगा शायद, तो फिर मुश्किल होगी बाद में। तो अगर हम इसी तरह से वीक में कोई एक आधा सेशन रख लें और कोई छोटी मोटी चीज को डिस्कस करते रहें, मे बी 1 आवर, तो मेरा ख्याल है कि ये सही रहेगा। बिल्कुल, हमने इत्तेफाक से जब आपका वो आप हेडफोन में बिजी थे ना आप तो हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि हमें बिल्कुल इस पे कंटिन्यू करना चाहिए। और हमें बल्कि अब अपने जो क्विज के बाद जो सेशन है ना उसको इस तरह डिजाइन हमें करना है कि वो काइंड ऑफ ट्यूटोरियल्स बन जाए, कि हम स्टेप बाय स्टेप चलें और हम कोई चीज अचीव करें। और फिर आसिफ ने एक अच्छी एडवाइस दी थी कि हम फिर छोटे छोटे टास्क भी हम एक दूसरे को दें कि ये हमें काम करें, अचीव करें, ताकि फिर खाली क्लास अटेंड ना करें या डिस्कशन ग्रुप डिस्कशन ना करें, बल्कि प्रैक्टिस भी करें चीजों की, हम कुछ अचीव करके मतलब लेकर आए ना, ऑब्जेक्टिव किसी ऑब्जेक्टिव पे पहुंचे ना। तो ये चीज, ये माशाल्लाह जबरदस्त आपने जो काम किया हुआ है माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है, और आइडिया भी। और इंशाल्लाह हम सब जो है ना इसको कंटिन्यू रखेंगे, और इंशाल्लाह मिनिमम एक सेशन वीकली जरूर रखेंगे, इसको बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। इस तरह करते हैं, हम एग्जाम के बाद जो है ग्रुप में प्लान कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट वीक में कोई एक रखते हैं। हम अभी कोशिश करेंगे ज्यादा प्रैक्टिकल पे रहें, थ्योरी पे ना आए, करके देखें उसको ना साथ साथ। बिल्कुल यही चीज सही है, ठीक है। तो हम इसको स्ट्रक्चर कर लेंगे, एक दफा ग्रुप पे डिस्कशन करके हम अगले 4-5 सेशंस को हम वो कर लेंगे स्ट्रक्चर के, हम उसमें क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, और फिर उसी हिसाब से हम उसको प्लान वे में लेके चलेंगे, ताकि कम से कम टाइम में हम लोग ज्यादा से ज्यादा अचीव भी कर लें।